कल परसों ये जो 9 पकड़े गए हैं सबका लिंक कहाँ से मिला? जहाँ पर दाऊद इब्राहिम रहते हैं। हमने इंडिया ने अब रियलाइज कर लिया अंडर दिस प्राइम मिनिस्टर कि इसको तोड़ना पड़ेगा, चाहे वो अननोन गनमैन से तोड़े, चाहे वो बलोचियों को सपोर्ट करके तोड़े, चाहे वो अब तालिबान को सपोर्ट करके तोड़े, इसके टूटे बिना। You are one of the subject matter experts when it comes to Pakistan. तो वो आपको तोड़ना चाहता है, वो आपको इम्प्लोड कराना चाहता है। बांग्लादेश के बॉर्डर के थ्रू कराए, केरला के थ्रू कराए, तो हैदराबाद के थ्रू कराए, यूपी और बिहार। वो जब लैंडलॉक्ड हो जाएगा अफगानिस्तान की तरह, वो क्यों नहीं करता? सर्जिकल स्ट्राइक से पहले की बात है, जस्ट पहले की। इंडियन आर्मी तो बिल में घुस गई। मैंने कहा सर कैसे बिल में घुस गई? बोला आप तो अपने एम्बेसी में छुप गए हैं जाके, और फिर सर्जिकल स्ट्राइक की। सर अभी आपने मूवी देखी होगी धुरंधर। जिस तरह ये जो वॉर है, अंडरवर्ल्ड की वॉर, ये चलती है। अब आपने लियारी देखा है? लियारी तो अभी भी है, बट फैक्ट रिमेन्स कि बहुत सच्चाई थी। क्या अंतर दिखा सर भारतीय सेना के ऑफिसर्स में और पाकिस्तानी, जैसे आपने बताया कि ऑफिसर्स का बहुत अंतर है? 300 लाख करोड़ का इनका डेट, 100 करोड़ तो ये खा जाता है आर्मी। जाए कहेगा बेनामी अकाउंट में, सब जाके वो अब्रॉड चले जाएगा। अब बोलते तो आसिम मुनीर को, उसके पूरी फैमिली को पासपोर्ट मिल गए हैं, सिटीजनशिप भी देने को तैयार है, तभी तो ट्रंप को ऐसे उठा रहा, बिल्कुल नतमस्तक हो रखा है। जय हिंद एंड वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। कोच ऑफिसर्स को देखकर ही समझ आ जाता है कि लीडरशिप सिर्फ रैंक से नहीं, पर्सनालिटी, कंडक्ट और कैरेक्टर से बनती है। आज के हमारे गेस्ट हैं मेजर जनरल अरविंद भाटिया, अति विशिष्ट सेवा मेडल। एक ऐसे सीनियर ऑफिसर जिनकी पर्सनालिटी और प्रोफेशनलिज्म ने हमें एकेडमी डेज से ही इम्प्रेस किया था। वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कश्यप सर के और मेरे एडजुटेंट थे, और उनका डिसिप्लिन, पेयरिंग और लीडरशिप स्टाइल हर जेंटलमैन कैडेट के लिए एक बेंचमार्क था। बाद में उन्होंने अपनी बटालियन को सियाचिन जैसे दुनिया के टफेस्ट बैटलफील्ड में कमांड किया, और फिर पाकिस्तान में डिफेंस अटैचे जैसे प्रेस्टीजियस अपॉइंटमेंट पर काम किया। इस पावरफुल एपिसोड में हमने बात की पाकिस्तान के अंदर के एक्सपीरियंसेस की, लियारी के ग्राउंड रियलिटीज, ऑपरेशन धुरंधर, आईएसआई की सर्विलेंस, पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के कल्चर और प्रोफेशनलिज्म का डिफरेंस, और उन अनसीन एक्सपीरियंसेस की जो आम लोग कभी नहीं सुन पाते। सर ने लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, मिलिट्री डिप्लोमेसी और ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ पर भी बहुत पावरफुल इंसाइट्स शेयर किए। वो लेसन्स जो सिर्फ बैटलफील्ड नहीं, ज़िंदगी में भी काम आते हैं। और हाँ, अगर आप पेट लवर हैं या पेट्स को फैमिली का हिस्सा मानते हैं, तो प्लीज़ हमारा ऐप सूफी भी एक्सप्लोर करिए, स्पेशली क्रिएटेड फॉर पेट पेरेंट्स एंड एनिमल लवर्स। जय हिंद सर, एंड वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। एंड सर, हम दोनों को आज शायद आपके सामने बैठकर, आई थिंक पहली बार है जब हम एडजुटेंट के सामने इस तरह से बैठे हुए हैं सर। एंड दोनों आपके जेंटलमैन कैडेट्स होते थे सर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो अभी भी बिल्कुल उतनी ही फ्रेश हैं कि आपका जो ऑरा था सर, एंड जितना हमने देखा है, मेरे कोर्समेट्स ने आपको देखा है सर, सीनियर्स जो बताते थे वो तो है ही सर। साथ में आप 3rd जनरेशन ऑफिसर है इंडियन आर्मी में सर। आपके ग्रैंडफादर राजपूताना राइफल्स में थे, आपके फादर जो वीर चक्रा अवॉर्डी भी थे, कुमाऊं रेजिमेंट में थे, एंड सेम 6 कुमाऊं में ही थे सर इनफैक्ट। एंड आप खुद 6 कुमाऊं में रहे सर, कमांड किया। पाकिस्तान में डिफेंस अटैचे रहे सर, सियाचिन में यूनिट को कमांड किया। तो इतनी सारा एक्सपीरियंस है आपके पास में, सबकी बातें करेंगे सर। एंड जैसे मैंने बोला कि सर शुरू में हमको लग रहा था जब मैं आपको इन्वाइट कर रहा था कि जब सर आएंगे तो हमें किस तरह से बात करनी होगी कि एकेडमी में जब आप एडजुटेंट को बुलाते हैं, जब मेरे को ड्रिल उस्ताद ने एक बार बोला कि जाना एडजुटेंट के सामने खड़ा होना है आपको जाके, तो लगता है कि आज कुछ ना कुछ प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा। तो बट थैंक यू सर, यू एक्सेप्टेड द इन्विटेशन एंड इट्स माय प्लेजर। इट इज सो नाइस टू ऑलवेज इंटरैक्ट with your cadets, with your
with the future generation of the Indian Army and of course the country. एंड बहुत अच्छा लगता है जब कोई जीसी मिलता है या आपका कोई, क्योंकि मेरे 2 टेन्योर रहे, आपको पता है, प्लेटून कमांडर भी था मैं उस टाइम 91-92 में, और फिर एडजुटेंट रहा। और अगर आप लेकिन अब मेरे से तुलना कर रहेंगे कि कौन सा बेटर था, तो मैं कहूँगा प्लेटून कमांडर वाला ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है जेंटलमैन कैडेट से। और एडजुटेंट एक ऐसी अपॉइंटमेंट हो जाती है जिससे कैडेट्स भी डरते हैं, जिससे प्लेटून कमांडर्स भी दूर रहते हैं, और बटालियन कमांडर्स या जो कर्नल्स होते हैं वो सोचते हैं यार ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तो एक थोड़ी सी आइसोलेटेड सी अपॉइंटमेंट हो जाती है, बट क्योंकि वो अपॉइंटमेंट ऐसी है कि आप जो चीफ इंस्ट्रक्टर है या डिप्टी कमांडेंट है या आप कमांडेंट हैं, उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, और आपका इंटरफेस जो है वो 3 लोगों से ज़्यादा है। एक तो जेंटलमैन कैडेट्स, वो भी थ्रू द ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स, दूसरा जो बैंड है, जो आईएमए का बैंड होता है, उसके आप इंचार्ज होते हैं, और तीसरा ऑफ कोर्स क्योंकि जीसीस का आइडेंटिटी कार्ड देना है, उनकी पूरी जो डिसिप्लिन और ड्रिल के आप इंचार्ज होते हैं, पासिंग आउट परेड के आप इंचार्ज होते हैं। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप अपने चार्जर पे होते हैं। बट अगर आप मेरे से दिल से पूछेंगे कि कौन सा ज़्यादा वो अच्छा वो था, तो मैं बोलूँगा आपको कि वो प्लेटून कमांडर वाला जो पोस्टिंग थी आईएमए में, वो ज़्यादा दिल के करीब थी। सर, प्लेटून कमांडर वाले में आपका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर, वो आप कुछ अभी बता रहे थे बिहाइंड द सीन्स रनिंग वाला सर, वीड लाइक टू हियर दैट। यू सी, जब हम कैडेट्स थे तो क्या होता है, आपने देखा, हम सैनिक स्कूल से हैं, सैनिक स्कूल लखनऊ टू द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड ऑफ कोर्स टू द इंडियन मिलिट्री एकेडमी बिफोर वी एंड गॉट कमीशन्ड एज ऑफिसर्स। तो स्कूल में जो ग्रूमिंग होती है, वो ग्रूमिंग थोड़ी सी अलग है जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में होती है, बिकॉज दी बॉयज से मेन का जो ट्रांजिशन होता है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में होता है, और मेन से जेंटलमैन और मेन से ऑफिसर्स का जो ट्रांजिशन होता है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होता है। बट जो बेसिक तरीके हैं, जो बेसिक बुनियाद है वो फौज में एक अफसर को आने की, वो शुरू होती है एकेडमी से, एनडीए से। तो मेरे को याद है, जैसे जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स हैं, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ब्रदरहुड, कमरादरी, वॉच माय बैक, ये आप एनडीए में सीखते हैं। थोड़ा नॉटीनेस भी सीखते हैं, मैनेजिंग थिंग्स है ना, झूठ बोलना, कैसे स्मार्ट ऐड करना, वो आप एनडीए में सीखते हैं। लेकिन हाँ, जब जैसे आप और ऊपर आते हैं, एकेडमी में आते हैं, तब वो फिर वहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि वो टैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और वहाँ पर थोड़ा सा ऑपरेशनल काम आप करने लगते हैं। तो वो जो दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, जो ग्रूमिंग के, आपको एक जेंटलमैन कैडेट से एक ऑफिसर बनाने के, एक प्लेटून कमांडर, एक सेक्शन कमांडर को, सेक्शन को लीड करने के, वो आईएमए में शुरू होता है। तो मैं एक वाकया याद है, जो परमिट आई विल से, हम कैडेट्स थे, हम 6 टर्मर्स थे, और मैं कैडेट सार्जेंट मेजर था लीमा स्क्वाड्रन का। एक 3 स्क्वाड्रन मानी जाती हैं, हंटर, चार्ली, लीमा, उस समय भी नटोरियस थी, अब भी नटोरियस है। चार्ली ऑफ कोर्स हैज़ कम अप एंड डन वेरी वेल, एंड मैं लिस्ट देख रहा था, तो चार्ली स्क्वाड्रन जो है वो चीता स्क्वाड्रन इस बार की चैम्पियन स्क्वाड्रन है, और पिछली बार भी वो चैम्पियन थे, और जो अभी के नेवल चीफ हैं वो चार्ली स्क्वाड्रन के हैं, और इससे पहले वाले भी जो चीफ थे वो भी चार्ली के, जलन द्विवेदी। तो अच्छा कर रही है स्क्वाड्रन, लीमा भी अच्छा करती है, बट वो थोड़ा सा नोटोरिटी, थोड़ा सा शरारत की तरफ ज़्यादा रहता है। तो हमें याद है, हम सीएसएम थे, और अचानक स्क्वाड्रन को रात को लाइट्स आउट से पहले ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स ने घेर लिया, और स्क्वाड्रन को हाँ, कॉर्डन कर लिया, और बोला कि चेकिंग होगी, क्योंकि और फिर पता चला कि एक बैनेट मिसिंग है। किसी ने जो ड्रिल के लिए बैनेट करने गए थे, तो वहाँ से एक बैनेट चोरी हो गया था। तो उनको ये शक था कि किसी स्क्वाड्रन के किसी कैडेट ने वो बैनेट को चोरी किया है। तो सीएसएम को बुलाया गया, बोला कि सबको इकट्ठे करें, ड्रिल स्क्वायर में इकट्ठे हो गए, और फिर उन्होंने कहा कि अब केबिन वाइज सर्च होगी। तो डीसीसीज को कॉरिडोर में भेज दिया, डिवीजन कैडेट कैप्टन को, और सीएसएम जो था वो उनके साथ चल रहा था, और वो चेकिंग शुरू हो गई।
और जब ग्राउंड फ्लोर की चेकिंग शुरू हो गई, सेकंड फ्लोर के ऊपर जैसे ही पहुँचे लोग, तो एक डीसीसी मेरे पास दौड़ता हुआ आया और उसने मेरे कान में कहा कि इस कैडेट के पास ने चुराया है और उसने अपने मैट्रेस के अंदर रखा हुआ है और अब वो डर गया है, क्योंकि इस तरह का जो वो था, एक कोई भी काम करेगा तो वो घर तो जाएगा ही, लेकिन बहुत बदनामी स्क्वाड्रन की भी होगी। तो तब वो जो इज्जत होती, जो इज्जत, जो नाम या नमक का जो वो होता है, वो एक मेरे ख्याल से मिसाल हमारे समझ में तब आई जब सब ने जो अपॉइंटमेंट थे डिसाइड किया कि हम उस कैडेट को बचाएंगे। तो इससे पहले के ड्रिल अगर आप लोग पकड़े जाते बचाते हुए तो हम भी फंसते, हम बहुत बुरी तरह फंसते। लेकिन वो समय जब, क्योंकि सब 16, 17, 18 साल के होते हैं, ये हुआ कि इसने चोरी की, इसने गलत किया, लेकिन क्योंकि यूनिट रेजिमेंट का या स्क्वाड्रन का या डिवीजन का नाम बदनाम होगा और ये लड़के को घर भेज दिया जाएगा, तो हमने उससे पूछा, मैंने पूछा उससे कि आपने क्यों चुराया? बोला सर मेरा ये लास्ट वो था, ड्रिल की क्लास थी जिसमें बैनेट था, मैं एयरफोर्स कैडेट हूँ, इसके बाद हमारी एयरफोर्स ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं एक एज ए सोवेनियर रखना चाहता था कि एक बैनेट मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तो मैं कहा एक इसको रख लूँगा। सर कौन से टर्मर थे वो? वो 4 टर्मर्स थे, वो 4 टर्मर्स थे 66 को। तो अब किसको करे, तो जो एक डीसीसी था, नाम नहीं लेंगे क्योंकि है ना, तो डीसीसी को मैंने बोला कि देख भाई क्या कर सकते हैं, तो उसने बोला कहाँ रखा है? बोला मैट्रेस के नीचे रखा। तो उसने मैट्रेस के नीचे से निकाला और उसने जो कॉमन टॉयलेट्स होते हैं दोनों स्क्वाड्रन के, तो उसने उसमें एक जो वाटर वो होता है, जो फ्लश टैंक होता है, उसमें पानी में उसने उसको डाला और वो पूरा इन्होंने चेक किया, कहीं कुछ नहीं मिला। तो वो रात के 2 बजे तक ये ड्रिल चलती रही और सबसे पहला काम हमने ये किया कि जैसे ही 2 बजे वो अपने गए कि हमने वो बैनेट वहाँ से निकाला और सुडान ब्लॉक के वो जो सामने बिल्कुल रोड पे ही फेंक दिया। तो वो फेंक के हम साइकिल से हम लोग वापस आ गए और अगले दिन सुबह होते ही वो बैनेट मिल गया। और थैंक गॉड तब सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे सर। तब सीसीटीवी कैमरा तो, बट वो एक तरह की वो मिसाल थी कि आप अपनी इज्जत के लिए या अपनी उसके लिए, गलत काम था, बहुत ही गलत काम था कोई चोरी करना। और चोरी की बात हम बाद में एकेडमी में जब एडजुटेंट थे तब हम इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और बट वो वहाँ से शुरू हुआ। और उसी तरह मेरे को याद है कि जब मैं भूटान में था, मैं इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम में था एज ए कैप्टन इन भूटान ऑल्सो, तो वहाँ हमारे साथ बेस्ट ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स आर सेंट देयर। हाँ, वी वर 3-4 of us in IMA and a few of us got selected and we went to Bhutan. So that was our first foreign posting, and I am very thankful to the Indian Army that very few officers are sent or selected and sent on 3 foreign assignments. Oh. And I was lucky to go on 3 full foreign assignments. The first, of course, as a captain was to Imtrad, Bhutan. Then as a colonel, I went to the UN peacekeepers in Congo. Yes, I was the chief of staff and the deputy commander of our brigade in Congo, 301 brigade. And of course, as a brigadier, after doing NDC, I was selected to go to Pakistan as the DHS. So हम पाकिस्तान के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे सर इसके बाद। तो एक मैं तो यही रहूँगा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने सब कुछ हमको दिया, उसने मेरे को ज़्यादा प्यार इस तरह दिया कि 6 साल मेरे को उन्होंने 3 पोस्टिंग अब्रॉड रखा और उसके अलावा एक तकरीबन 3 हफ्ते का कोर्स वाशिंगटन में भी कराया। तो बहुत इस तरह की यादें हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी आपके साथ बैठ के उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन पोस्टमेट्स को बड़ी जेलसी होती होगी सर। पोस्टमेट्स को जेलसी होती है, बट ये था कि क्योंकि हम थोड़ा सा अच्छा कर रहे थे, वी वर डूइंग वेल and the organization was paying back. And that made me more conscious of the fact that I need to pay back to the organization as we go ahead. सर और आगे बात करने से पहले मैं निकल गया था तब तक सर, एंड कौशी अभी था जब लक्ष्य की शूटिंग हुई थी और उस समय आपने पूरे टीम को सर इनकी जो आई थी सबको आपने हिला करके रखा हुआ था। तो ये तो मैं कौशी से पूछूंगा कि क्या किया था आपने, बिकॉज आप शायद थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को। तो नहीं, बहुत इनफैक्ट जब हम प्लेटून कमांडर था मैं IMA में, तब भी एक मूवी की शूटिंग हुई थी। और उस मूवी की जो शूटिंग हुई थी उसमें अयूब खान
हीरो थे। और सैनिक सर। नहीं, नॉट सैनिक, विजेता और समथिंग। नहीं, नॉट विजेता तो तब थी जब हम फोर्ट थॉमस थे, एकेडमी में कैडेट्स थे। सर तो मेरे को गाना याद आ रहा है, बस एक तमन्ना है आज इस महफिल में, वो एक मूवी थी, एस से नाम उसका शुरू होता है। और जब हम प्लेटून एडजुटेंट थे तो ऑफ कोर्स ये शूटिंग हुई थी। एंड मुझे याद है कि एक बार, क्योंकि हमने उनको परमिशन दी हुई थी और ऋतिक रोशन बहुत बड़े स्टार हो चुके थे तब तक, प्रीति जिंटा जो उनकी वो थी वो नहीं आई, बट सुजैन जब उनकी वाइफ थी वो एकेडमी में आती थी, रहते भी ये होटल में थे, बट महीने से ज़्यादा इनकी शूटिंग होती थी। और एडजुटेंट से बहुत डरते थे ये, क्योंकि वो उनकी ड्रिल, क्योंकि आप थे सर एडजुटेंट। और नहीं, कोई भी एडजुटेंट होता तो उससे डरते थे। मुझे याद है कि एक बार मैं ऑफिस में बैठा था और मेरे को GOC 14 डिव का कॉल आया। अगेन आई विल नॉट टेक नेम्स। सो उन्होंने कहा कि सन आई वांट टू कम एंड मीट यू। सो आई सेड प्लीज कम सर। ही वाज माय कमांडर व्हेन आई वाज इन RR 26 RR एज अ company commander. He was the brigade commander then, and he was now commanding the 14 div, and he said कि I want and have a cup of coffee with you. So I was thinking why he wants to come and have a cup of coffee with me and not meet the commandant. He said I will meet the commandant also, but coffee I will have with you. I said fine sir, you please come, you are most welcome. So he came and वो बैठे थे और उन्होंने बोला यार मेरी एक बहुत अजीब सी रिक्वेस्ट है। तो आई सेड बताइए सर क्या रिक्वेस्ट है। बोला कि मेरी वाइफ ऋतिक रोशन की बहुत बड़ी फ़ैन है और वो चाहती हैं उनके साथ आप मुलाकात करा दें, एक फ़ोटो करा दें उनके साथ। मैं कहता सर ये तो बहुत इजी से आपने काम बोल दिया। तो आई सेंड दी सूबेदार मेजर एंड आई सेड कि देखो ऋतिक रोशन कहाँ पर हैं और मेरे को बताओ, हम किसी को लेके आएंगे उनसे मिलने के लिए। तो ऋतिक निज़ाम पेविलियन जो था जहाँ क्रिकेट खेलते थे, तो वहाँ पर उनको 1-2 कमरे दिए हुए थे जहाँ वो रेस्ट करते थे इन बिटवीन। तो सूबेदार में जो गए, उन्होंने ऋतिक रोशन को बोला कि अर्जुन साहब आना चाहते हैं। तो वो बोला नहीं मैं आ जाता हूँ उधर। उन्होंने कहा नहीं वो यहाँ आ जाएंगे, बिकॉज वो पर्सनल काइंड ऑफ रिक्वेस्ट थी। तो मैं कहा हम खुद ही लेके जाएंगे। तो जैसे मैं उधर पहुँचे मिसेस GOC की वाइफ के साथ, तो ऋतिक रोशन जो रेस्ट कर रहे थे ट्रैक सूट में या किसी में होंगे, उन्होंने कपड़े बदले। वो GC टाइप ऑफ, उनको भी आ गया कि एडजुटेंट आए हैं, उन्होंने कपड़े बदले, टी-शर्ट पहनी, जीन्स पहनी, जूते पहने और फिर बाहर आए। और तब तक फिर हमने ये बोला था कि हमने अपनी वाइफ को फ़ोन किया और आई टोल्ड माय डॉटर ऑल्सो कि आप भी आ जाओ। तो मैंने खिंचवाना फोटो एक फोटोग्राफिक एक सेशन हो रहा है तो आप भी आइए और फोटो खिंचाइए। तो बड़ी वो अच्छी फ़ोटो खींची और उन्हें बड़े मिलनसार करके उन्होंने सबसे मिले। एंड देन लेटर GOC 14 डिव रैंग मी अप टू थैंक एंड से कि वो बीवी तो हाथ भी नहीं धो रही कि उसने ऋतिक रोशन से। तो इस तरह हुआ। इनफैक्ट एक बार जब शूटिंग हो रही थी तो मैं अपना नॉर्मल ड्रिल अपने चार्जर पे तुगलक पे बैठे हुए हम अपना कर रहे थे और उनकी वो सॉन्ग सीक्वेंस पूरा एकेडमी का जो मूवी में वो एक सॉन्ग सीक्वेंस में कंप्लीट हो गया था। तो उसमें कहीं वो हॉर्स विद द चार्जर मेरा फोटो भी आई होगी। तो वो ज़ोया अख्तर ने अनाउंस किया माइक पे काफ़ी 1-8 घंटे बाद, वो जब देख रहे थे कि वेयर इज दैट मैन ऑन द हॉर्स, वाइट हॉर्स, कि ही इज रिक्वेस्टेड टू कम अगेन। एंड आई वाज बाय देन सिटिंग इन माय ऑफिस एंड आई गॉट वेरी अनॉयड एंड आई कॉल्ड दिस, आई डिडंट नो। हाँ वो माइक में अनाउंस कर रही थी, सोचा कोई ऐसा प्रॉप होगा या कोई जगह घोड़ा वो लेके आ जाएंगे, दोबारा शूटिंग कर लेंगे फ्रेम में। She didn't realize, so I called her to the office, made her stand in सावधान। अभी तो ज़ोया अख्तर बहुत बड़ी एक्टर है, तो वो हो गई डायरेक्टर हो गई हैं। और मैंने कहा व्हाट आर यू? बोलती है सर आई एम AD असिस्टेंट डायरेक्टर टू माय ब्रदर फरहान अख्तर। आई सेड आई विल थ्रो फरहान अख्तर एंड आई विल थ्रो यू आउट एंड द एंटायर टीम आउट ऑफ द एकेडमी इन हाफ एन आवर if you next time you make all these funny kind of noises and announcements on the drill square। So मेरे का बहुत ही पावन जगह है ड्रिल्स। यहाँ पर पसीने निकलते हैं GCs के, और यहाँ पर वो जो बोलते हैं ना, जो द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू स्वेट इन वॉर, क्योंकि यहाँ पर शुरू होती है वो कार्रवाई। तो वो समझ में आया उनको। और मेरे को याद है जब लास्ट में जो 0 पॉइंट पे ले जाए ओ उनको सर नहीं ले तो नहीं गए, लेकिन वो देखती थी वो ये तब हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रही वो शुरू के इनिशियल डेज थे।
कि जब वो एक सेरेमनी हुई जिसमें सर मैं ऑडियंस के लिए समझा था 0 पॉइंट मतलब जब ड्रिल स्क्वायर में ट्रेनिंग होती है और उसके साइड से बना हुआ एक जिनसे होता नहीं है तो उनको एक कोने में ले जा करके स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है जहाँ ट्रेनिंग कम और रगड़ा ज्यादा होता है, सो दैट प्लेस इज कॉल्ड 0 पॉइंट। जहाँ उनका जीसीस का भूत बनाया जाता है। इतने सिंपली आपने समझा दिया। तो वो बाद में वो जब उनकी शबाना आज़मी भी आई थी और जावेद अख्तर उनके पेरेंट्स भी आए थे, तो एक मेरे को याद है कि वो उन्होंने कहा कि सर एक हम चेटवुड के साथ फोटो ले लें, एंड आई मेट देम एंड आई सेड कि आई एम सो प्राउड दैट द मूवी हैज कम आउट, सो द शूटिंग एंड ऑल वॉट एवर आई हैव सीन एंड द वे दे हैव कंडक्टेड देमसेल्फ, दे हैव डन इट वेरी वेल, सो वी आर प्राउड ऑफ आवर हीरोज। दे सेड नो 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 सर, रियल हीरो तो आप लोग ट्रेन कर रहे हैं, रियल हीरो तो आप लोग हैं। तो बॉलीवुड भी समझता था उसकी अहमियत और उसका इम्पोर्टेंस ऑफ दैट प्रीमियर एकेडमी, और बहुत अच्छा लगता है जब, क्योंकि जब कोई बोलता है ना कि नीट एग्ज़ाम के पेपर्स एयरफोर्स लेके जाएगी या कहीं फ्लड आया है तो आर्मी करेगी, तो मेरे को अच्छा लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्मी का ये रोल नहीं है, लेकिन आपका ट्रस्ट, देश का ट्रस्ट, ब्यूरोक्रेसी को छोड़िए, पॉलिटिशियन को छोड़िए, जनता का, आवाम का ट्रस्ट अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन पे दिखता है, तो बड़ा गर्व से छाती फूलती है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो द लास्ट व्हेन द बक स्टॉप्स हियर, द बक स्टॉप्स एट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो और उसके हम 30 साल 40 साल तक उसका पार्ट रहे, बहुत अच्छी बात है। और अब मैं आपको देखता हूँ और आपको यूनिफॉर्म को और आपके इसको देखता हूँ, वॉरियर्स लिखा हुआ, दिस शोज दैट आपको भी बड़ा गर्व होता है। आपने चलो दूसरा काम शुरू कर दिया, लेकिन आपका जो उससे लिंक है, जो आपका उससे नाता है, उसको आपने नहीं तोड़ा, बल्कि उसको ही आगे लेके जा रहे हैं, तो दैट्स वेरी नाइस। सो इस तरह की बहुत यादें हैं। बट 2-3 चीज़ें होती हैं कि कोई भी एकेडमी हो, उसमें कुछ बैड हैट्स आ जाते हैं, चाहे हम बोलें कि एसएसबी बहुत फेयर है, अभी एक इनफैक्ट चल रहा है, केस चल रहा है जिसमें बहुत बड़ा ब्लॉट है, अगर इस तरह बहुत ही शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात हुई, लेकिन कुछ बैड हैट्स ऐसे आ जाते हैं। मैं 2 छोटे जो 2 या 3 एकेडमी के किस्से सुनाता हूँ। मिड टर्म ब्रेक होने वाली थी सर, और डीएसटी आपको पता है ड्रिल स्क्वायर टेस्ट होता है, जो उसको पास कर लेते हैं तो वो उसके बाद वो बाहर घूमने जा सकते थे। वो मूवी का नाम था सलामी, जो मैं प्लेटून कमांडर था। सो मिड टर्म से पहले जो ड्रिल स्क्वायर टेस्ट पास कर लेता है वो मिड टर्म पे जाता है, नहीं तो बाकी उसकी, और 3 टेस्ट पहले होते हैं। सो मैं अपने घोड़े पे बैठा हुआ था, सूबेदार मेजर साहब अपना बगल में टेस्ट ले रहे थे और मैं ले रहा था, और एक जीसी टेस्ट दे रहा था, और उसका जो सलामी शस्त्र में जो अंगूठा जो लास्ट ऑफ दी सीधा होता है, तो वो उसका यूं रहता था। सो मैंने उसको, सर बहुत लोग डर रहे होंगे, मैंने उसको बिना बताए मैंने बोला, बेटा एवरीथिंग इज फाइन, ऑल अदर थिंग्स आर फाइन, देयर इज वन स्मॉल प्रॉब्लम, आई गिव यू अनदर टेस्ट, मतलब आई विल गिव यू अनदर चांस, डू अनदर सलामी शस्त्र, एंड दैट इज बिटवीन यू पासिंग और फेलिंग। So he did a salami shot again. That anguta was like this. So I gave him another chance. This time it was slightly better. I said another chance, and this is the last and final. Again it was like that. I said better luck next time. Fail. So he had the gumption to say from far away, "Sir, I am from your school." Oh. He told me, "Sir, I am from Sainik School, Lucknow," and I jumped off my horse. And I called the SM and I said 21 days restrictions. How dare he try to tell me that he is from my school and ask for a favor? We don't join the academy to ask for favors. We pass out on our own merit. And I gave him 21 days. And I called the academy under officer when they come for the afternoon orders. I said, next time anyone tries to tell any officer he is from Lima Squadron or he is from Sainik School this, and he's done something wrong, minimum 21 days I will give. But if he's done something well, and he walks up to me and he says, "Sir, I've come first in cross country and I am from your school," I'll get down from wherever I am and I'll hug him. So a word has to go across. Sir. This ACA once, AUO, he comes and tells me, academy under officer, academy under officer,
He was from Limascon. Sir. Of course, I knew he is from Limascon. So he says, "Ke, sir, we are having a Limascon social, so we'll request the adjutant to come." And I said, "Are you mad? No parochial kind of face type, the Chandigarh type, Dehradun type, Delhi type, Scotland type, school type." I said, "This is banned. That is the first academy routine order which says you can't have this. And if you have a social, I will bloody get after you." "No, no, sir, Bhagat Battalion Commander, he is from Foxtrot Squadron. They are having a Foxy social. The Deputy Commandant is from this squadron. They are having that social." I said, "They may have. That is their wisdom. But as adjutant, I will follow the book. And the book says no such social. So please do not have it." So that time he said, "Yes, sir." Later he tells me, now he is a brigadier, he tells me, "Sir, we had a social, but we quietly had it." So that is there. Like many times it happens that, you see, I have been, God has been kind. For 12 years I have been in Army headquarters. Each appointment from major till जनरल। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम सेना भवन में हैं, साउथ ब्लॉक जाना है, कभी जैसे आईडीएस में थे तो कश्मीर हाउस में थे या अशोका होटल में थे, तो फ़ोन लेके जाना होता है, आपको साइलेंट कर देते हैं। स्मार्टफोन्स आप जमा करना पड़ता है आपको, तो एक थोड़ी सी ये सीक्रेट भी है, बट मैं बता रहा हूँ अभी ऑन कैमरा। तो मैं फ़ोन लेके जाता था, उसको स्विच ऑफ ज़रूर कर देता था, लेकिन वो डीएससी वाला पूछता था कि आप अंदर बोल रहे सर फ़ोन, वो यूनिफॉर्म में देख रहा है, सलूट कर रहा है सब। बोला, "बेटा झूठ बोलूँगा नहीं और फ़ोन दूंगा नहीं।" क्योंकि बोला, "सर जमा कर दो, अगर फ़ोन है तो आप जमा कर दो।" बोलता, "फ़ोन मैं दूंगा नहीं, लेकिन मैं झूठ बोलूँगा नहीं। है फ़ोन, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा, जेब में है, झूठ नहीं बोल सकता मैं।" वो बोलता था, "जाओ सर।" किसी ने सुना तो नहीं? सुना नहीं तो जाओ, अब आप ब्रिगेडियर देख रहे हैं या जनरल साहब जा रहे हैं, तो फिर वो मना भी नहीं करते थे। लेकिन ये होता है कि आपको एक बार कि क्योंकि कई चीज़ें होती है ना कि मेरे से जीसी पूछते थे जब एकेडमी में कि सर ब्लैक और वाइट को कैसे ढूंढेंगे, कि ये ठीक है कि ये गलत है। और मैं उनको बोलता था, आपने खुद ढूंढना है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट के बीच में बहुत ग्रे के शेड्स हैं। अब मेरे लिए अगर मैं 200 रुपये दे के पासपोर्ट को जल्दी मंगा लूँ या अपना लाइसेंस जल्दी मंगा लूँ, वो मेरे लिए कन्वीनियंस फ़ी हो सकती है, आपके लिए ब्राइबरी हो सकती है कि मैंने ब्राइब दी। बट ये मैं मेडिकल का डॉक्यूमेंट अगर पैसे दे के फर्जी मंगा लूँ, वो तो ब्राइबरी है, वो तो ब्लैक हो गया। लेकिन अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और आप किसी और को लाइन में लगा देते हैं और आप उससे वो ग्रे के शेड में आ जाता है, तो जो मेरे लिए सही है, हो सकता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी के से, आपके अपने मापदंड पे हो सकता है वो सही ना हो। तो हर अफसर को, हर ह्यूमन बीइंग को अपने मापदंड खुद सेट करना पड़ेगा। और कैसे सेट करना पड़ेगा? पढ़ के, देख के, एक्सपीरियंस करके। तो ये सब चीज़ें जो हैं, कोई आपको ये नहीं बोल सकता ये सही है या ये गलत है, क्योंकि जब झूठ को भी आप कई बार बोलते रहोगे तो वो सच लगने लगता है। और आजकल तो आप लोग तो एक्सपर्ट तो सोशल मीडिया के, आपको पता ही है क्या वो परसेप्शन मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन वॉर, एक वॉरफेयर, एक बहुत इंट्रिंसिक पार्ट हो गया है मॉडर्न वॉरफेयर। बिल्कुल सर, मैं एक बार वापस लेके जाऊंगा सर, मैं कोशिश से सुनना चाहता हूँ, इसने मेरे को ये इशू बहुत बार सुनाया सर, वो लक्ष्य मूवी की सर। इनफैक्ट सर, आपने जो बताया वो उस टाइम पे जेंटलमैन कैडेट्स हम लोग नहीं थे वहाँ पर। जो हमने देखा वो मैं बताऊंगा व्यूअर्स के लिए भी। एक बार सर, जिसमें वो एडजुटेंट स्पीच दे रहा है सर कि मूवी के अंदर, एंड वो आता है एंड ही सेज कि ओके आई एम एडजुटेंट जनरल, एंड हम लोग सभी खड़े हुए हैं और सारे जीसी हंसने लगते हैं, बिकॉज एडजुटेंट का बोलना हर चीज़ जीसी के लिए बड़ी वो होती है ना सर, कि एडजुटेंट ने क्या बोला, एक एक वर्ड हम लोग चेक करते हैं, एक एक सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो सभी हंसने लगते हैं। फिर आई थिंक ही स्टार्ट्स की ओके, उसको जोया अख्तर बताती है कि नहीं ऐसे एडजुटेंट जनरल नहीं है, एडजुटेंट लेफ्टिनेंट कर्नल ऐसे बोलना है आपको। फिर वो बोलता है मैं एडजुटेंट लेफ्टिनेंट जनरल, तो वो 5-6 बार होता है सर। फिर आप आते हो, बोलते हैं कि रुको मैं एक बार बोल के दिखाता हूँ, ठीक है, और फिर करके दिखाते हैं। फिर हमने देखा कि वाह यार क्या मतलब, एंड इट वाज बिकॉज आपका बोलना पूरी एकेडमी सुनती है। फिर वो पासिंग आउट का वो था सर, जिसमें कैप हम थ्रो करते हैं क्षेत्रपाल के सामने, तो सभी खड़े हुए हैं एंड शायद ऋतिक रोशन का वेट हो रहा था एंड ही वाज लेट। उस दिन संडे था सर,
एंड संडे का दिन जीसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक दिन है जब आपको रेस्ट मिल रहा है सोना होता है। एंड जैसे मेरे जैसे थे सर, वो फर्स्ट अटेम्प्ट डीएसटी भी पास हो गए थे, तो आपको लिबर्टी भी मिलती है सर। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, एंड आप आते हैं और आप बोलते हैं, आई थिंक फरहान अख्तर इनको, कि यू कम हियर, बोलते हैं दे आर स्टैंडिंग हियर जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑर्डर्स, दे आर नॉट हियर टू सी योर जोकर्स एंड योर क्लाउन्स, ओके, इन हाफ एन आवर अगर ऋतिक आता है तो ठीक है, अदरवाइज दे विल ऑल ब्रेक ऑफ। तो बिकॉज हम लोगों ने किसी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था वो सारा, तो उनको पता लगता है, तो जाते हैं सर अपना जो देहरादून में बेकरी थी उससे पेस्ट्री, एलोरा। हाँ एलोरा से ही है सर, एलोरा से पेस्ट्री जाती है, वो आती है, एंड तब तक जीसी के लिए वो काफ़ी एक वो था कि चलो ठीक है हम पेस्ट्री पे चार्ज मारते हैं, एंड बट एवरीवन वाज लाइक यार एडजुटेंट वाज स्टैंडिंग एंड ही स्पोक फॉर अस। तो वो सारी चीज़ें अभी तक कोर्स में याद हैं लोगों को कि मैं आपको बताऊंगा, ये जो जज्बा है, ये जो रुतबा है, मैं एकेडमी से ही सीधा गया था 6 कुमाऊं को कमांड करने। और मैं जब एकेडमी में था तो डिप्टी कमांडेंट साहब थे, वो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बने थे सिखलाई के सर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अरविंद विल यू टेक ओवर 4 सिखलाई, ओह आई वांट यू टू टेक ओवर 4 सिखलाई फ्रॉम कुमाऊं रेजिमेंट टू 4 सिखलाई। और जनरल सतवीर यादव थे, यस सर, उनका मेरे को फ़ोन आया, वो भी कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बनने वाले थे, कि अरविंद विल यू टेक ओवर 4 कुमाऊं। एंड आई सेड कि भाई सर 6 कुमाऊं खाली हो रही है, 6 कुमाऊं वाले मेरी वेट कर रहे हैं, आप मेरे को सिखलाई में या कुमाऊं 4 कुमाऊं में भी, तो 4 कुमाऊं क्योंकि बहुत सबसे अच्छी, आपने देखा पुरानी, फर्स्ट yes, परमवीर चक्रा जो मिला वो बैटल ऑफ बदगाम में सोमनाथ शर्मा जी को, वो 4 कुमाऊं की बैटल था। तो और 4 कुमाऊं वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड बटालियन है कुमाऊं रेजिमेंट की। तो मैंने कहा नहीं सर मैं तो 6 में जाऊंगा बिकॉज ऑफ द डैड एंड वट एवर, बट कुमाऊं रेजिमेंट भी मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। उस समय हम जब पास आउट हो रहे थे तब सुपर ब्लॉक में फर्स्ट 20 होते थे, आपके टाइम में तो फर्स्ट 1% हो गया था ना। Yes, तो उसमें अगर 400 का कोर्स है तो फर्स्ट 4 को ही सुपर ब्लॉक बोलते थे, क्योंकि हम तो फर्स्ट 20 वाले थे, तो हमारा तो चॉइस ऑफ आर्म, तो हमने माय फर्स्ट चॉइस वाज मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, नॉट मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, मिसाइल गार्ड्स। सर सेकेंड चॉइस मतलब फर्स्ट चॉइस इन्फेंट्री, इन्फेंट्री में जो 3 ऑप्शन देने होते हैं, तो पहला मैंने मिसाइल गार्ड्स दिया था, दूसरा मैंने पेरेंटल क्लेम, हाँ कुमाऊं दिया था, और तीसरा मैंने डोगरास दिया था बिकॉज माय ब्रदर इन लॉ वाज फ्रॉम डोगरास। सर तो मिसाइल गार्ड्स क्यों दिया था? तो मिसाइल गार्ड्स मैंने इसलिए दिया था क्योंकि हमारे कंपनी कमांडर 12 मिसाइल गार्ड्स के थे, मेजर मुथन्ना, और एससीओ है तो वो उन्होंने बोला एससीओ यू विल जॉइन माय यूनिट, तो फिर तो सोचना ही नहीं कुछ और, तो उसने बोल दिया एससीओ यू विल जॉइन माय यूनिट, तो वो मैंने 12 मिसाइल गार्ड्स दे दिया था। और दूसरा मेरे को बताया गया था क्योंकि मदर became a widow when she was 25 years of age with 2 children, small children. तो बल्कि जब आई लॉस्ट माई फादर इन 1965, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी, उसके बाद उन्होंने अपनी बीएड किया, फिर नौकरी ढूंढी, फिर हमें पढ़ाया बड़ा किया, तो 25 साल में वो विडो हो गई थी। आजकल तो बच्चियाँ नहीं शादी करती 30 साल से पहले, तो वो बहुत इंडिपेंडेंट और बड़ी फियर्स लेडी थी। और उन्होंने ये था कि बेटा जब, क्योंकि माय सिस्टर ऑल्सो गॉट मैरिड इन 84, कि बेटी की शादी हो गई है, आप कमीशन हो जाएंगी, तो मैं अब नौकरी छोड़ दूंगी और मैं आपके साथ रहूँगी, या फिर मैं अपना वो करूँगी मेडिटेशन और वो जो करना चाहती थी। तो वो मेरे को लोगों ने बताया कि मिसाइल गार्ड्स जो है वैसे भी कोई भी जगह जाती है तो 5-6 साल रहती है, तो थोड़ी सी परमानेंसी भी होती है। दूसरा उनके बटन्स वो जो गार्ड्स यूनिफॉर्म, थोड़ा यूनिफॉर्म वो थोड़ा सा अच्छा लगता था, तो मैंने मिसाइल गार्ड्स ऑप्ट कर रखा था। और सेकंड चॉइस तो 6 कुमाऊं थी बिकॉज ऑफ दी डैड। तो मेरे को याद है कि पैरा मेडल का वो हो रहा था, वो ओटी कंपटीशन हो रहा था, और हम उसमें पार्ट ले रहे थे। तो ऑफ कोर्स मैं फर्स्ट नहीं आया, वो बिश्नोई आ गया था फर्स्ट, वो एससीओ मैक्टिला था, नहीं एससीओ मैक्टिला नहीं, कोई और उसका एससीओ था। और लास्ट वो जो 100 मीटर्स का होता है, वो जो ओटी का कोर्स, उसमें उसका टाइमिंग मेरे से बेटर हो गया था। अलग अलग करते हैं कंपनियों। तो वहाँ पर मेरे को देन कैप्टन रोमेल दहिया जो 15 कुमाऊं में थे के थे, और मेरी तो बटालियन के भी नहीं थे वो, आई थिंक भगत के भी नहीं थे, वो करेप्पा बटालियन के प्लाटून कमांडर थे। तो उन्होंने बुलाया, उनको किसी ने बताया होगा, और उन्होंने बोला कि सन
आप कुमाऊं रेजिमेंट क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे? मैं कहा सर की है। बोला नहीं, आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं है, आपकी सेकंड चॉइस है। तो मैंने कहा कि सर वो पहली चॉइस तो इन्फेंट्री है उसमें। बोलते नहीं, आप सुपर ब्लॉक में हैं तो आपको मिल जाएगी जो आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप उसको बदलिए और उसको 1-2 बदली करिए। तो मैंने कहा कि सर मेरे कंपनी कमांडर हैं मुथन्ना सर, और आई डोंट वांट टू नाउ हर्ट हिम कि मैं नहीं जाऊंगा। तो उनको मैंने प्रॉमिस कर दिया है। बोलते नहीं नहीं, मैं बात कर लूँगा, आप अपने पिताजी की उसमें जाइए, और मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप 15 कुमाऊं में आए, आप 6 कुमाऊं में ही जाएं, लेकिन आप 6 कुमाऊं में ही जाएं। तो मैं कहा सर थोड़ा सोचूंगा। फिर मेरी मदर ने भी इकट्ठे रहना है, वो नौकरी छोड़ना चाहती हैं। तो बोलते मैं पता करता हूँ 6 कुमाऊं कहाँ है। एज ए कैप्टन मैं बाद में सोचता हूँ कि एज ए कैप्टन उन्होंने इतनी लेग वर्क किया, इतनी मेहनत की, उन्होंने मेरे को बताया आके कि मैंने चेक किया है 6 कुमाऊं अभी पलांवाला से पालमपुर गई है हिमाचल में, और अभी गई है। और मैंने सीओ साहब से भी बात कर ली है, उन्होंने सीओ साहब से भी बात कर ली कि ऐसे इस तरह एक बड़े अच्छे कैडेट हैं, वो आना चाह रहे हैं, मतलब वो अगर आएँ तो क्या आप उनको अकोमोडेशन दे देंगे मदर को रखने के लिए। उन्होंने कहा अरे अगर लेट मेजर प्रेमनाथ भाटिया वीर चक्रा के सन आना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सराखों पे हम उनको जगह देंगे, और उनको प्लीज़ बोलिए कि आप ज्वाइन करें। तो मेरे को ले जाया गया। पहला बार मैं चेटफुट में गया हूँगा कर्नल जीएस के पास, जहाँ चौथा फॉर्म भरी जाती हैं। और कर्नल जीएस ने बोला कि भाई तेरे तो डोजियर अभी कमांडेंट साहब ने भी बुला लिया है, क्योंकि तेरे जो कमांडेंट साहब हैं उन्होंने और तेरे डैड ने स्टाफ कॉलेज इकट्ठे किया था, उनको भी पता चल गया है। तो वो बोल रहे नो दिस चैप विल गो, लेट टेल हिम चेंज इन योर ओन हैंड राइटिंग, या मैं चेंज करूँगा। तो मैं कहा चलो फिर मैं अपने हाथ ही चेंज करता हूँ। तो एज ए कैडेट आई वॉज मेड टू चेंज। तो वो मैंने 12 मिसाइल सेकेंड कर दिया और 6 कुमाऊं को ऊपर कर दिया, और नो रिग्रेट्स। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं पलटन में गया तो सूबेदार मेजर साहब ने वेलकम जरूर किया मेरे को। भोपाल सिंह साहब होते थे, सलूट नहीं करते थे। यस, उन्होंने कभी सलूट नहीं किया। राम राम साहब बोल देते थे, बाकी सब ऑफिसर को सलूट करते थे, मेरे को सलूट नहीं किया जब तक मैं यंग ऑफिसर्स कोर्स में नहीं गया। तो जून में पास आउट हुए थे, 9 जून को हमारा पासिंग आउट था, और हम दिसंबर में कोर्स के लिए गए थे। और तब बेलगांव में होता था कोर्स, तो उसकी 3 लेग्स होती थी। पहला ऑफ कोर्स दी वेपन, फिर टैक्टिक्स, और फिर तीसरा होता था कमांडर्स। तीनों इकट्ठे हो जाते थे, 4.5 महीने के लिए हम जाते थे। तो उसमें मैं फर्स्ट नहीं आ पाया, सेकंड आया। लेकिन जैसे होता है AXI क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर, उसमें बड़ी पेयर थे हम, फर्स्ट सेकंड आए। वो गोविंद राठौड़ जो मेरा बड़ी 8 कुमाऊं में गया था, वह SEO था और सोर्ड ऑफ ऑनर था, लेकिन एज SEO, क्योंकि वो जब पास आउट हुए ड्रिल में बहुत अच्छा था वो, तो वो डैगर लेके गए। तो दोनों हम कुमाऊं का फर्स्ट सेकंड आए थे उसमें। तो जब वह वहाँ से वापस आया और कोर्स की रिपोर्ट आई, तो सीओ साहब ने उस कोर्स के रिपोर्ट में, मेरे पास अभी भी पढ़ी है, उसमें लिखा है सेकंड लेफ्टिनेंट अरविंद भाटिया, वेरी वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड दिस दैट। और उन्होंने साइन किया और ताली बजवाई सैनिक सम्मेलन में। उसके बाद सूबेदार मेजर साहब मेरे पास आए, सलूट किया और बोला वेलकम टू 6 कुमाऊं साहब। क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि सर हम सिपाही थे जब आपके डैड थे बलौंग की लड़ाई, 62 की लड़ाई में, और आपके डैड जो थे वो शेर थे, और हम चाहते थे कि आप वही बोलते ना चिप ऑफ एन ओल्ड ब्लॉक, वैसे निकले। आपने अब इस कोर्स में इतना अच्छा करके ये जो मान रखा है पलटन का और अपने फादर का, आज से मैं आपको सलूट करूंगा। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट दिस इज दी स्ट्रेंथ ऑफ आवर ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन आर्मी। जैसे आपने बताया कि आपके फादर भी 6 कुमाऊं में थे, एंड 1962 की लड़ाई में उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो थोड़ा सा उस बैटल के बारे में, 1962 के बारे में सर। आपको पता है 1962 वॉज अ हिमालयन ब्लंडर ब्लंडर। सर। दलवी साहब की आपने किताब पढ़ी है, और ये एक डिबैकल था। और डिबैकल में ब्लेम गेम ज़्यादा ना करते हुए आप ये बोले कि इंटेलिजेंस जो ब्रीफिंग हुई थी उस समय के प्राइम मिनिस्टर को, जवाहरलाल नेहरू को, वो शायद गलत हुई थी।
और आपको अगर ज्ञात हो तो जो बॉर्डर थे, जो मैकमोहन लाइन अभी है, तो वो उसके उस समय हमारे भी जो कार्टोग्राफिक मैप्स बनते थे उसमें उसको एक ब्राउन येलो वॉश सा होता था सर कि बाउंड्री अनडिफाइंड लिखा जाता था शुरू शुरू के जो मैप्स बने हैं, क्योंकि वो पता ही नहीं था कि मैकमोहन साहब ने जो लाइन बनाई भी थी वो एक लाल पेन से क्वार्टर मीटर मैप में बनाई थी, बहुत मोटी निब थी, और वो अगर आप उसको ग्राउंड में देखें तो 10-12 किलोमीटर को कवर कर ले वो लाइन। तो था तो वाटरशेड प्रिंसिपल, लेकिन वो वाटरशेड प्रिंसिपल कई जगह इस तरह का वो भी नहीं होते पहाड़ कि आप इसको एसर्टेन कर सकें कि ये वाला पहाड़ है कि इसके पीछे वाला पहाड़ है या क्या है। तो वो अभी भी इनडिफाइंड है। 3 सेक्टर्स में, एक तो वेस्टर्न सेक्टर जो ये लद्दाख से लेके आप लगा लीजिए हिमाचल का एरिया, और उसके बाद लिपुलेख और उसका बाराहोटी का एरिया, ये है मिडिल सेक्टर, और फिर सिक्किम के साइड से जो शुरू होता है नीचे बर्मा बॉर्डर तक जो जाए वो ईस्टर्न सेक्टर होता है। तो क्योंकि मैं मिलिट्री ऑपरेशन में जब था तो आई वाज ऑन दी चाइनीज डेथ कॉल, तो हमें पता है, और हमने मैप्स एक्सचेंज भी किए थे, और सबसे पहले हमने एक्सचेंज किए थे कि सबसे कम जो परसेप्शन की डिफरेंस है वो मिडिल सेक्टर में है। तो यहाँ के मैप्स को पहले चेंज करते हैं, हमें पता चलेगा कि हम कहाँ अपना बॉर्डर मानते हैं और चाइनीज़ को उसका वो कहाँ तक बॉर्डर मानते हैं वो पता चलेगा, और कम जगह होंगी जहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको हम म्यूचुअली रिजॉल्व कर पाएंगे। एक बार वो हो जाएगा तो फिर हम वेस्टर्न सेक्टर का, क्योंकि वो छोटा छोटा है, और सबसे बाद में ईस्टर्न सेक्टर का करेंगे। ये एक तजवीज़ बनी थी जो हुआ ही नहीं, क्योंकि मिडिल सेक्टर में ही इतनी प्रॉब्लम नज़र आई, उसके बाद कोई और मैप्स एक्सचेंज ही नहीं हुए। बट तो ये मैकमोहन लाइन थी, और चाइनीज़ जो थे वो शिंगयांग, वो जो एक्सप्रेसवे है वो हाईवे बनाना जा रहे थे, और वो जब आईबी की रिपोर्ट आई तो ये पॉलिटिशियन ने बोला कि हम फॉरवर्ड पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, और मैप को हमने लकीर जो है वो पक्की कर दी। तो एक तो फॉरवर्ड पॉलिसी हो गई, इल इक्विप्ड थे, सामान ही नहीं था, ना हथियार थे, ना इस तरह की किटिंग थी, कोई भी नहीं था, ना कम्युनिकेशन था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर थी, और पर हुक्म मिल गया कि आप जो है फॉरवर्ड पॉलिसी अडॉप्ट करें। तो इस तरह आपने जाके, जहाँ तक आप कभी कभी सालों में एक बार पेट्रोल करते थे, आप जाके वहाँ पर आपने जाके अपने मोर्चे संभाल लिए। तो इसी तरह की जो मोर्चे हुए वो आपने देखा कि अगर लद्दाख में हुआ तो वो जो रेंज है जिसके ऊपर अपना ये सर गुरुंग हिल एंड गुरुंग हिल, मगर हिल और रदांगला, ये जो इलाका इधर, और ईस्ट में वलोंग का इलाका, वो आपने फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत उस पर कब्जा कर लिया था। तो उसको देख के चाइनीज़ ने आप पे हमला किया था, और वो 20-21 अक्टूबर की रात को ये 1962 में शुरू हुआ, और शुरू हुआ पहले ईस्टर्न सेक्टर से। तो पलटन जो 6 कुमाऊँ थी, तब हमारे जो फादर थे वो एडजुटेंट थे पलटन के, और डेल्टा कंपनी के ऑफिशिएटिंग कमांडर थे उस टाइम, थोड़े टाइम के लिए। तो उसमें पहली रात का जो अटैक हुआ है उसमें नायक बहादुर सिंह हैं, और उनको जब दुश्मन ने अटैक शुरू किया था उन्होंने एलएमजी के साथ मोर्चा संभाला था, और बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी उन पे, और वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो पहले वीर चक्र बने थे 6 कुमाऊँ के उसमें, और वो जो पूरी लड़ाई चलती रही, 14 नवंबर को हम वलोंग डे मनाते हैं, तो वो जो लड़ाई है, हमारे फादर जब इंजर्ड हुए और एडजुटेंट थे, मोटर भी संभाल रहे थे जी ऐसा, तो उसमें जो ट्राई जंक्शन की लड़ाई हुई तो उसमें वो उनको ग्रेनेड्स के पैलेट्स लगे थे, करीब 13-14, उसके बाद इवैक्यूएट किया उसके बाद वो इवैक्यूएट हुए, और फिर मार्च 63 में वो दोबारा गए थे, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह थे जिनको अवार्ड नहीं मिला, बट उनकी जो वीर गाथा है वो सबसे इंस्पायरिंग है 6 कुमाऊँ में, क्योंकि उन्होंने स्क्रीन पोजीशन भी इख्तियार की थी, बहुत दुश्मन को वहाँ मारा, उसके बाद ट्राई जंक्शन की लड़ाई, येलो पिंपल स्क्रीन पोजीशन एक बार ऑडियंस के लिए मैं, वो स्क्रीन क्या है कि जो मेन डिफेंसेस होते हैं उससे आगे स्क्रीन करने के लिए आपके मेन डिफेंसेस, और वो थोड़ी सी वो परमानेंट डिफेंस नहीं होते, वहाँ वो आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक नहीं लड़ते, वो आपका काम होता है कि दुश्मन पे नज़र रखना और डिले करना जैसे ताकि वो आपको मेन डिफेंसेस को और मजबूत करने में वो हिम्मत मिल सके, और दुश्मन को लगे कि यही मेन डिफेंस है, वो अपना वहीं पर लॉन्च हो जाए, उससे वो डिले हो जाए। तो विक्रम सिंह साहब ने उधर स्क्रीन पोजीशन इख्तियार की थी आशी हिल की तरफ,
और वहाँ बहुत दुश्मन को क्षति पहुँचाई थी। एक हफ्ते के तक के लिए दुश्मन वहीं रुक गया था कि भाई अगर इस तरह की लड़ाई होगी तो ये तो मुश्किल हो जाएगा, और रीइंफोर्समेंट एक और डिवीज़न को लाना पड़ा था वो इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए। तो एक पूरी जो ब्रिगेड है, 11 ब्रिगेड जो थी, इसने बहुत अच्छा काम किया था। इसमें 4 डोगरा भी थी, 4 सिख थी, एक गुरखा पलटन थी, असम राइफल्स थी, इन सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया था। बट ये जो लड़ाई थी इसमें 6 कुमाऊं को कि मतलब गोल्डन लेटर से लिखा जाए, क्योंकि 119 तो हमारे शहीद हो गए थे। 119 शहीद हो गए थे, और 172 या 173 ये PW बन गए थे, क्योंकि पूरा रास्ता वो हो गया था और हथियार थे नहीं। हमारे CO साहब जो कर्नल मदिया साहब थे वो भी PW थे, तो उनको क्योंकि उसको एम्बुश कर लिया था उनकी CO की पार्टी को, और उनको वहाँ पर 6 महीने बाद नहीं दिसंबर में वो छूट के वापस आए थे। तो बिल्कुल पलटन डिसइंटीग्रेट हो रही थी। एक कैप्टन साहब जो क्वार्टर मास्टर थे, कैप्टन माथुर, उन्होंने जो भी बचे हुए रेमिनेंट्स थे उनको लेके वो वापस जो पलटन लेके आए थे, और उसमें भी हैंडफुल 200-300 लोग ही वापस आ पाए थे, क्योंकि पूरी पलटन तितर बितर इस तरह उसमें हो गई थी। लेकिन एक ये जो हम बोलते हैं कि 4 फादर्स ने जो ये लड़ाई लड़ी थी 62 की में, बिना किच हुए, बस उनके पास क्या था, विल पावर थी, गट्स थे, और वो नाम नमक निशान जो देश के लिए करने वाली जज्बा था वो था। तो वो 6 कुमाऊं का स्वर्ण। बट जो नहीं पता लोगों को कि 6 कुमाऊं तब प्योर कुमाऊं पलटन नहीं थी, उसमें एक कंपनी अहीर की थी। ओके सर। तो फिर बीच में जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था तो 6 कुमाऊं को एक प्योर अहीर पलटन बनाना था, और 13 कुमाऊं को प्योर कुमाऊनी पलटन बनाना था 6 कुमाऊं को, और 13 कुमाऊं को में से कुमाऊनीस को हटा के और उसको प्योर अहीर बनाना था। तो शैतान सिंह साहब तब 6 कुमाऊं के थे, चार्ली कंपनी कमांडर थे 62 में सर, 62 से पहले जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो वो चार्ली कंपनी के साथ शैतान सिंह साहब 13 कुमाऊं में आए, और उन्होंने रदांगला में परमवीर चक्रा, और आपने देखा जो बैटल अभी रदांगला की लड़ाई पे एक मूवी भी बनी है, तो उन्होंने वहाँ तो 6 कुमाऊं का जो खून था वो दोनों तरफ बलौंग में भी बहा और रदांगला में भी बहा। ऑफकोर्स इट वाज अ 13 कुमाऊं बैटल, बट जो कॉमन फैक्टर था कि वो कंपनी चार्ली कंपनी जो कि 6 कुमाऊं से आके इसमें 13 कुमाऊं में आई, उसने इतना अच्छा काम लद्दाख में किया, और 6 कुमाऊं ने बहुत अच्छा काम और पलटनों के साथ 4 सिख और 4 डोगरा के साथ वो बलौंग में किया। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान सर। आप वहाँ पे DA रहे हैं सर, और आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, एंड यू आर वन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। सो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सर कि वाई इज पाकिस्तान व्हाट पाकिस्तान एक्चुअली इज़? मतलब अभी तक वो बेचारा कंट्री, कभी कभी मेरे को बेचारा भी लगता है कि स्टेबलाइज ही नहीं हो पाया है सर। पाकिस्तान एक एनिग्मा है। पाकिस्तान एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है जो पाकिस्तानियों को भी नहीं पता, क्योंकि एक झूठ पे इसका एक एस्टैब्लिशमेंट, ये इसका जो जन्म हुआ है वो झूठ और फरेब पे हुआ है। वो ऐसे फैक्टर पे हुआ है कि हिंदू मुसलमानों को दबाएंगे। हिंदू धर्म तो कभी किसी को दबाता ही नहीं, तो जो उसका एग्जिस्टेंस है वो ही एक झूठ पे है, और इसीलिए वो सफ़र कर रहा है। मैं जब पाकिस्तान पे सिलेक्ट हुआ था, मेरे माय पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज मैंने आपको बताया मेरे नाना जो थे वो राजरिप में थे, और उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए ऑप्ट किया, और उनको यहीं गुड़गांव में ज़मीन दी गई थी। और मेरे फ्रॉम माय पेरेंटल साइड जो हमारे दादा थे वो भेरा गांव के थे। जो भेरा गांव है वो सरगोदा डिस्ट्रिक्ट का है, और जो हमारी मदर का जन्म हुआ था वो झेलम कैंट में हुआ था, बिकॉज फादर यस राजरिप में थे उनके फादर हमारे नाना। तो रूट्स तो वहीं की है। और मेरे को याद है कि जब हम NDC कर रहे थे तो पहले दिन मेरे को एक ओमानी ऑफिसर मिला, और उसने मेरी शक्ल देखी और वो पूछा मेरे से कि आप पाकिस्तान से हैं? तो मैंने कहा यार इंडियन आर्मी डजंट पाकिस्तानी ऑफिसर फॉर इम्पोर्टेंट कोर्स लाइक द NDC, बट वो मे बी कि बोला सर जो जिस तरह आप बात कर रहे हैं, जिस तरह आपका थोड़ा सा चलने और बोलने का ढंग है, तो मेरे को लगा कि आप थोड़ा सा पठान वो। मैंने पठान तो बट रूट जरूर सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की हैं हमारी पाकिस्तान की।
तो जब मैं पाकिस्तान में सेलेक्ट होके गया तो सोच यही थी कि दो देश हैं, ज्योग्राफी तो चेंज नहीं हो सकती, तो कुछ कोशिश की जाए कि अच्छे दोस्त नहीं तो कम से कम ये टेररिज्म ख़त्म हो जाए, ये कुछ जो सोचने का तरीका है, जो रहने का तरीका है, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। जब ब्रीफिंग हुई हमारे आर्मी हेडक्वार्टर्स में भी, तो भी यही हुआ कि देखिए कैसे, नहीं और कहीं नहीं तो यूएन की कोई ऐसी मीटिंग हो जाए जिसमें हम यूएन के अम्ब्रेला के अंडर ही ट्रेनिंग इकट्ठी कर सकें, या कोई एक ऐसा एक्सचेंज हो जाए जिससे हम उनको थोड़ा सा और समझ सकें। तो ऐसा नहीं था कि रवैया के आप एडवर्सरी की तरफ जा रहे थे। तो मैं इस सोच के साथ वहाँ पर गया था, लेकिन ऑलमोस्ट 3 ईयर्स वहाँ बिताने के बाद मेरी सोच बिल्कुल इसके बरखिलाफ़ हो गई, क्योंकि जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने रवैया देखा लोगों का, जो मैंने हेट्रेड देखी इंडियंस की तरफ, तो मैं बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये पाकिस्तान के साथ आप इस फॉर्म में अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। और उनकी तरफ से होड़ लगी हुई है, वो तो चलो इंडिया थ्रू तो है ही, चलो ज़ियाउल हक ने बोला, भुट्टो ने बोला, वो चलता रहा और उसकी तरफ उन्होंने कार्रवाई की, फिर कारगिल किया, है ना। उससे पहले भी और जिब्राल्टर हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, हमेशा उसने आपको नीचे करने की ही कोशिश की है। लेकिन पहले क्या था, वो जब सेंटो का पार्ट था, वो सिएटो का पार्ट था, जब वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, अमेरिका और यूके उनको पूरा सपोर्ट कर रहे थे, तो वो काफ़ी डेवलप्ड था, उसकी जीडीपी हमसे ज़्यादा थी, उसकी सोच हमसे ज़्यादा वेस्टर्नाइज थी। तो ऐसा वो उनको लगता था कि भाई इंडिया तो कुछ नहीं है, हमने सही किया है, द बेस्ट, द क्रीम हैज़ कम आफ्टर पार्टीशन, और हम फिर 71 की लड़ाई के बाद हम बदला ले लेंगे, इंडिया क्या है। लेकिन जब ये शुरू हुआ रेनेसांस, इकोनॉमिक रेनेसांस मैं कहूँगा, जो ओपननेस आई मनमोहन सिंह साहब के टाइम से 90s में जो शुरू हुई, और जो 2014 के बाद एकदम हमने गैलप करना शुरू किया, जो एक तरह से कि कुछ भी तुम करोगे तो घर में घुस के मारेंगे, जो इस तरह का जज्बा जब आया, तो अब वो जेलिसी के साथ साथ नफरत भी आ गई, नफरत के साथ साथ जेलिसी भी आ गई, ईर्ष्या, क्योंकि हर मुकाम पे हम उनसे कोसों आगे निकल गए और निकलते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो सोच है, वो सोच आपको तोड़ने की है। और सोच की जब मैं बात करता हूँ, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उनके हुक्मरान की, मैं बात कर रहा हूँ उनकी एस्टैब्लिशमेंट की, जिसका वजूद ही है एंटी इंडिया के ऊपर। जो जुगलर वेन बोलता है कराची को नहीं, जहाँ की 80% उसकी इकॉनमी कराची से चलती है, वो जुगलर वेन बोलता है कश्मीर को कि वो मेरा हेड है। अब जुगलर वेन जब टोटी बंद हुई है, इंडस वाटर ट्रीटी जब मोदी जी ने बंद की ऑफ सिंदूर के बाद, तो अब उनको पता चल रहा है, धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन आवाम की तो कोई सोच नहीं रहा ना, जब वो उनके हुक्मरान, वो तो अपना कैसे अपने पैसे बनाएं, और कैसे जैसे ही आपका ताज या आपकी पोजीशन जो है वहाँ से रिटायर हो, तो कैसे हम जाके रीलोकेट कर लें। पहले यूएसए में आसानी से रीलोकेट कर देते थे, अब स्पेन भाग जाते हैं, अब ग्रीस भाग जाते हैं, अब फ्रांस भागने की कोशिश करते हैं, कुछ टर्की जाके बसना चाहते हैं, चाइना कोई नहीं जाना चाहता। तो आप ये जो है पाकिस्तान एक एनिग्मा कहें चाहे कुछ कहें, बट एक पाकिस्तान जो है, वो जो सोच है पाकिस्तान, वो एक बहुत ख़तरनाक सोच है। और हमने इंडिया ने अब रियलाइज़ कर लिया है अंडर दिस प्राइम मिनिस्टर कि इसको तोड़ना पड़ेगा, चाहे वो अननोन गनमैन से तोड़े, चाहे वो बलोचियों को सपोर्ट करके तोड़ें, चाहे वो अब तालिबान को सपोर्ट करके तोड़ें। इसके टूटे बिना भारत को चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। जो भारत की प्रोग्रेस है, दैट इज़ डायरेक्टली नाउ लिंक्ड टू द डेसिमेशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आप सोचें कि हाँ वो भी प्रोग्रेस करे और आप भी प्रोग्रेस करें, जो पहले सोच थी आज से 15 साल पहले कि वी कैन बी प्रोग्रेसिंग टुगेदर, वी शुड को पीसफुली को एग्जिस्ट, हमारे को अपनी आवाम को ऊपर लाना है, पॉवर्टी एलिविएट करना है, हमको आपस में नहीं लड़ना है। तो अगर वो सोच है, बहुत अच्छी सोच है, हिंदू सोचते ऐसे हैं, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल इसके बरखिलाफ है। वो आपके देश में हर फॉल्ट लाइन में सेंध मार रहे हैं। अभी आपने देखा धुरंधर के बाद कल परसों ये जो 9 पकड़े गए हैं, सबका लिंक कहाँ से मिला? 26 क्लिफ्टन मार्ग से, जहाँ पर
दाऊद इब्राहिम रहते हैं। उसका सेफ हाउस कहाँ है? वहीं के बगल में 4 किलोमीटर दूर जो 5 स्टार होटल है। तो सोनम एक टीचर पकड़ी गई अभी हरिद्वार में, आज की हेडलाइन में देख रहा था, जिसमें कि क्या कर रही थी, दैट वाज दी शी वाज द कॉन्ड्यूट विच वाज सप्लाइंग टू ये जो जितने सेल्स खड़े हो रहे हैं। तो वो आपको तोड़ना चाहता है, वो आपको इम्प्लोड कराना चाहता है। वो चाहे आपको बांग्लादेश के बॉर्डर के थ्रू कराए, चाहे वो जितनी भी हमारा डायस्पोरा रहता है केरला के थ्रू कराए, या वो आपको हैदराबाद के थ्रू कराए, या जो फॉल्ट लाइन्स जो प्री योगी की बात है थ्रू द फॉल्ट लाइन्स इन यूपी और बिहार, वहाँ से कराए। वो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का फ़ायदा लेके वो इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ लाके, वो रोहिंग्यास को यहाँ लाके वो आपको तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करता रहेगा। ये हमको बिल्कुल सोच के चलना चाहिए, और ये जब सोच आपकी क्लियर हो जाएगी तो क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ पर्पस और क्लैरिटी ऑफ एक्शन आ जाएगा। पाकिस्तान को हमने तोड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको कल तोड़ो, जब देशों को तोड़ने की बात होती है तो टाइम लगता है। यूएसएसआर भी तो टूटा, है ना, तो उसको 15 साल लगे, 20 साल लगे, 40 साल लगे, लेकिन आपका जो कर्म है वो इसी तरफ है, क्योंकि आपका खुद का एग्जिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है। जब पाकिस्तान के अगर 4 हिस्से हो गए, सिंध एक इंडिपेंडेंट नेशन हो जाए, बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन हो जाए, जो पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा, वो ग्रेटर अफगानिस्तान में सबमर्ज हो जाए, और जो पीओके है वो लाजमी तरीके से अपने पास वापस इंडिया में अपनी तरफ से, लड़ाई करके नहीं, लड़ाई कोई वो नहीं। तो ये जब हो जाएगा तो एक लैंड लॉक, क्योंकि जो नर्व सेंटर है, जो कोर है इस हैवानियत का, इस शरारत का, इस शैतानीपन का, वो है पाकिस्तानी पंजाब। वो जब लैंड लॉक्ड हो जाएगा अफगानिस्तान की तरह, फिर आप उसको वो छू नहीं कर सकता, तब आपको बिल्कुल आप उसको दबोच के रखेंगे। इसलिए आपको उससे कराची लेके जाना है, और इसलिए जो आप सिंदूर 2.0 चल रहा है, अगला हमला नेवी की तरफ से होना चाहिए। बहुत समय हो गया INS खुखरी 71 के बाद से, अब उनको फ्रंट फुट पे बैटिंग करनी पड़ेगी, और मेरे को पूरा यकीन है कि वो फ्रंट फुट पे बैटिंग करेंगे, और ये जो इनका कराची, जो इनका असली में जो जुगलर वेन है, उसको वहाँ से अलहदा करेंगे। तो मेरे को जो मैं बहुत सोच के जो गया था पाकिस्तान में एक अच्छे दोस्त बन जाए, वो बिल्कुल मेरा जो सोच है वो बिल्कुल क्लियर हो गई। जबकि वहाँ पर मेरे को लोग मिले, लोगों ने प्यार भी दिया। एनी स्पेसिफिक एनेक्डोट और कुछ है जिससे इफ यू कैन रिकॉल? देखिए, ये वाइफ के पेरेंट्स आए वहाँ पर, और वो भी, माय फादर इन लॉ वाज बोर्न इन लाहौर, तो वो जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे तो वो गए थे, जब ये ट्रेन्स की बात हुई तो वो लाहौर गए थे एज अ जॉइंट सेक्रेटरी, साउथ ब्लॉक में ही थे वो। तो उस समय वो उनको हवेली दिखाने भी ले गए थे, बट वो उसके लाहौर के आगे नहीं गए थे। तो वो उनको बड़ा शौक़ था कि वो इस्लामाबाद भी आए, मदर इन लॉ को भी शौक़ था। और एक कटास राज टेम्पल है, जो शिव जी का टेम्पल है, सॉल्ट रेंज में इस्लामाबाद के पास है, वो वहाँ जाना चाहते थे। तो इन्होंने परमिशन नहीं दी, इन्होंने कहा कि नहीं, परमिशन नहीं दे सकते हम आपको। तो उसके बाद जब हुआ कि भाई बूढ़े लोग हैं, 75 साल के ऊपर है, इनको क्यों नहीं परमिशन दे रहे, तो उन्होंने उनको परमिशन दे दी। तो उनको परमिशन दे दी तो हमने कहा हम अकेले तो भेजेंगे नहीं, तो उन्होंने वाइफ को परमिशन दे दी। तो मैंने कहा वाइफ को हम कैसे भेज देंगे उनके साथ, तो उन्होंने बोला फिर किसी को भी परमिशन नहीं देंगे। तो ऐसी छोटी सोच, जिसमें कि एक टेम्पल जाना चाह रहे हैं कोई पुराने वृद्ध, वो उन्होंने नहीं परमिशन दी। हमारी बेटी वो जब आई तो उन्होंने बोला कि मरी ले चलो पापा, तो मरी में इनकी एक डिवीज़न है और एसेट्स हैं, इन्होंने हमें मरी जाने नहीं दिया। बट जो प्रोटोकॉल ऑफिसर थे ISI के, वो एक दो ने इनडायरेक्टली बोला सर हमारे साथ भेज दो, बुर्का पहना के ले जाएंगे, मरी दिखा लाएंगे। मैंने कहा तुम्हारी मरी से क्या, मरी हुई जगह है हमारी शिमला, हमारी नैनीताल, उससे कई अच्छे हिल स्टेशन है। वो तो हम क्योंकि इधर आए हैं तो हम देखना चाहते हैं, कोई हमें कोई मरे थोड़ी जा रहे तुम्हारी मरी में जाके, बट उन्होंने नहीं जाने दिया। तो इस तरह मैंने कई बार उनको बोला, जब मैं M3 एक्सप्रेसवे से इस्लामाबाद से जाता था वाघा बॉर्डर की तरफ, तो हम क्रॉस करते थे जिसमें एक भेरा एक्सचेंज, जैसे आप देखो जब मुंबई एक्सप्रेसवे तो एक इंटरचेंज आते हैं या एग्जिट आता है, तो उसमें लिखा होता था भेरा एग्जिट, और वहाँ से भेरा खाली 20 किलोमीटर दूर था। तो मैंने कई बार उनको बोला कि भाई मैं आता जाता रहता हूँ, मेरे को भेरा जाने दो, मैं देखूँ कि मेरे
फादर किधर पैदा हुए थे, तो आप क्यों नहीं मेरे को परमिशन दे रहे। तो 2-3 बार जब मैंने बोला उन्होंने नहीं दे पाए, तो एक बार मेरे को ब्रिगेडियर साहब बोलते हैं आईएसआई के, जो प्रोटोकॉल उसको हेड कर रहे थे, कि सर आप ऐसा करें कि आप ना अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके आप भेरा होते हुए आ जाएं और हम इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। और मैं कहा तुम पागल हो रहे हो, मैं दुश्मन के देश में इंडियन आर्मी का ब्रिगेडियर भेरा चला जाए, तुम तो मेरे को पकड़ लोगे, मेरे को एक और मेरे को तुम जेल में डाल दोगे, बोलोगे इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर फाउंड स्नूपिंग इन भेरा, क्लोज टू भेरा, तो आपके कई एसेट्स हैं उधर। तो मैंने कहा तुम ऐसा क्यों बोलते हो, बोलता नहीं सर हम कुछ नहीं करेंगे। मैं कहा तुम्हारे कहने पे मैं मान गया। तो ऐसी कई छोटी छोटी बातें होती थी, जैसे वो होता ना कि पहले अंग्रेज़ों के टाइम में होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, इसी तरह सब डीएस जाते थे, उनको वो ग्वादर भी ले गए, चित्राल, और उधर तो हम खुद ही नहीं जाते थे, हम परमिशन भी नहीं मांगते थे, क्योंकि बोलते हमारा इलाका है, पीओके तो हमारा है, तुम हमारे इलाके में जाने के हम कोई परमिशन थोड़ी चाहिए। लेकिन जब पहले अबोटाबाद जाते थे हमारे डीएस, बट जैसे जैसे रिश्ते साउथवर्ड जाते रहे तो अबोटाबाद जाना या लाहौर जाना यहाँ पर नहीं अलाउड किया। हरीश टुकराल साहब गए थे, जो मेरे से पहले डीए थे, वो गए थे, लाहौर भी गए थे कई बार, उससे पहले डीएस कराची भी गए, लेकिन हमारे टाइम तक पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ पे हो गया था, अबोटाबाद के पास हो गया था। तो इस तरह की ऐसी कार्रवाई होती रही जिस तरह वो परमिशन नहीं। वो बात दूसरी है कि जब हमें कुछ खबर चाहिए वो तो मिल ही जाती है, वो तो काम ही होता है कि कोई ग्वादर गया तो वो आगे फ़ोटो अगर चाहिए तो मिल जाती है, वो ऐसे ही चलता रहा। बट इस छोटी छोटी चीज़ें, अब मैं आपको बताता हूँ, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई तो हम तो इस्लामाबाद में थे, तो वो आ गया हमारे को हुक्म कि आप लॉकडाउन हो जाएं एम्बेसी में, क्योंकि जब उसका बदला लेना है, जब उरी का बदला लेना है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, तो कब करनी है किसी को नहीं पता। लेकिन 1-2 हफ्ता कुछ नहीं हुआ और हम भी सोते थे। ये उससे पहले, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक से पहले की बात है, जस्ट पहले की? सर्जिकल स्ट्राइक उरी हो चुका था, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी, तो तब तक तो लॉकडाउन नहीं था। हाँ, लेकिन ये था कि हम सब डिस्कस करते थे, यार इतना बड़ा हमला कर दिया उसने, टेंट में घुस के मार दिया हमारे जवानों को, तो हम कब बदला लेंगे, वो फीलिंग आती थी। स्पेशली हम 3 जो नेवल अटैच, एयर अटैच, और हम आपस में डिस्कस भी करते थे। तो और फिर अचानक एक दिन आया हुक्म के, बोला भैया अपना, क्योंकि हमारे बैग्स पैक्ड रहते थे कि भाई जब निकलना हो तो निकलना हो, तो वो हुक्म आया कि एम्बेसी में आ जाएं, अपनी वाइफ और परिवार को लेके आ जाएं। और वहाँ पर लॉकडाउन हो गया, मतलब हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। तो वो सर्जिकल स्ट्राइक के आसपास ही हुआ। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा कितना आस कितना पास, बट तो हम वहाँ थे। और फिर 1-2-3 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, तो उसमें हमें एक होटल में जाना था ऑफिशियल फंक्शन में, तो हम गए, तो वहाँ पर पुराने डीजी आईएसआई मेरे को मिलके बोलते, ब्रिगेडियर साहब इंडियन आर्मी तो बिल में घुस गई। मैंने कहा सर कैसे बिल में घुस गई? बोला आप तो अपने एम्बेसी में छुप गए हैं जाके, तो आप तो बिल में घुस गए हैं। तो मैंने कहा सर तब तक हुई नहीं थी सर्जिकल स्ट्राइक सर। तो बोलते बिल में घुस गए आप। तो मैंने कहा सर बिल में तो नहीं, कोई इंडियन आर्मी नहीं घुसती, और वो आप जैसे होते तो वैसे ही नहीं डरती, तो लेकिन इसका हमला बहुत तगड़ा होगा। बोले क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा देखिए थोड़ा सा और देखिए। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पहले जैसे ही ये उन्होंने बोला बिल में घुस गए, तो मैंने सर को बताया, अपने गौतम बम्बावाला साहब वॉज द एम्बेसडर, मैं कहा सर कल मैं जाके ना अपने सिविल घर में रहूँगा और नॉन बुलेट प्रूफ कार में आऊँगा, क्योंकि हुक्म ये हो गया था कि जो अगर बाहर भी जाता है तो वो बुलेट प्रूफ अपनी कार में जाएगा, या वो जो बुलेट प्रूफ हमारे पास मर्सिडीज बेंज की बसेस थी, जिसमें पहले वो स्कूल में भी जाते थे, हमारे बच्चे भी पढ़ते थे उधर, तो वो अमेरिकन स्कूल में जाते थे। इससे पहले जब वो एपीएस पे अटैक हुआ था ना, उसके बाद फिर बच्चे मना हो गए और फिर धीरे धीरे फैमिलीज भी मना हो गई, तो अब तो काफ़ी स्केल डाउन भी कर दिया है। तो ये इट हैज़ प्रोग्रेसिवली गॉन साउथ। बट तो उन्होंने कहा कि यार तू अकेले वहाँ जाके रहेगा? मैंने कहा कि बीवी को भी साथ ले जाएगा? मैं कहा सर खाना भी तो कोई जाकर बनाएगा ना, मैं ही थोड़ी वहाँ पर रह लूँगा, तो वाइफ भी चलेगी। बोलते तेरे को डर नहीं लग रहा? मैंने कहा इनसे क्या डरना है। और मैंने कहा मेरे को इनसे तो क्या डरूँ, मेरे को अपनी देश पे पूरा भरोसा है कि अगर साला इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर को कुछ होगा तो हमारी सरकार इनको नहीं छोड़ेगी। और वो फिर बाद में नजर आया अभिनंदन पे। यस सर, सर है ना? यस तो वो जो जज्बा था, वो जो गुरूर था, वो मैं वहाँ दिखाता था। और कई बार ऐसा, वो एक बार जैसे हम इस्लामाबाद क्लब के मेंबर्स थे,
तो मेंबरशिप आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वाइफ आई हुई थी दिल्ली, तो शाम को हम घूमने चले जाते थे घर के बाहर। बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल थी, 10 फुट की, तार भी लगी हुई उसके, लेकिन बाहर चले जाते थे। तो मैं एक बार वॉक कर रहा था और निक्कर पहनी हुई, सफ़ेद टी शर्ट, और वॉक कर रहे, और जगह जगह पे हर 100 मीटर पे ये पंजाब पुलिस या अपनी आर्मी की वो होती थी, रेंजर्स की चौकी होती थी, क्योंकि वो उसको रेड जोन बोलते हैं, जो हमारा डिप्लोमेटिक एरिया होता है ना, वो ये पास ही था, G6 का इलाका था, जो लाल मस्जिद के बहुत पास था। तो मैं वॉक कर रहा था, तो उसने मेरे को सलाम वालेकुम साहब बोला। उसने सोचा फौजी साला चल रहा है, हेयर कट भी वैसा है वो, और मेरे मुंह से निकला जय हिंद साहब। तो उसने मेरे को यूं देखा कि ये क्या, ये किसको सलाम हाँ कर दिया? किसको सलाम कर दिया। फिर मैं थोड़ा आगे गया, फिर उसने बोला सलाम वालेकुम साहब। तो फिर मैं थोड़ा सा तब तक समझ गया था कि यार मुंह से निकलता जय हिंद है, लेकिन वो समझ रहा है कि ये फौजी है। तो फिर मैं जब ये बताया जाके एम्बेसडर साहब को, बोला यार तू क्यों पंगे ले रहा है, वो पीछे से गोली मार देगा कोई तेरे को, तो ऐसे ही घूम जा। लेकिन मैं जो उनके साथ था, इंटरेक्शन मेरा वैसे ही रहता था जैसे एक अफसर का जवान के साथ होता है, चाहे वो ISI का हवलदार हो, चाहे वो नायक हो, जो भी हो, बाहर खड़े रहते थे मोटरसाइकिल में, जैसे ही आप निकले आपके पीछे पीछे। आपको पता होता है कि ऐसे वाला मेरे साथ जाना तो है। मैं बोलता हाँ ठीक ठाक है बेटा, मैं ऐसा बोलता था, क्योंकि मेरे को इससे क्या डर है, अच्छा, इंडिया पहना हुआ है मैंने। तो एक दो बार तो हम गए, गन्ने का रस पी रहे थे, और वाइफ बैठी थी, मैं था, और वो सर्वेंट भी था जो हमारा इंडियन सर्वेंट है। तो एक बहुत अच्छा पठान था, वो बिल्कुल ग्लव शव पहन के, बड़ी अच्छी उसकी वो थी, और ठुकराल सर ने बताया था कि यार कभी गन्ने का रस पीने का मन करे ना तो इससे पीना। तो हम वहाँ चले गए और सिर्फ लिया, तो ये पीछे मोटरसाइकिल में ISI का हवलदार बैठा था, अपना कुर्ता पजामा पहन के बैठे हुए। तो मैंने रमेश को बोला कि इनको भी इनको भी बुलाओ उसको भी दे। और इनको बोलो खत्म कर लो, उसके बाद ही हम चलेंगे। रमेश गया उसको देने, तो उसने उठा लिया, लेकिन जब उसने वो ग्लास ले लिया, दौड़ के आया वो, और पठान को 500 रुपये देने लगा। तो 500 रुपये देने लगा कि ये 4 के पैसे इससे काट लो। तो मैं कहा इधर, क्या रहेंगे तेरी? बोला था मैं हवलदार हूँ। मैं कौन हूँ? बोला था आप ब्रिगेडियर हो। मैं कहा सीनियर कौन है? बोला आप। मैं कहा पैसे कौन देगा? बोलता आप। मैं कहा समझ गया ना। तो जो इंडियन आर्मी का ट्रेडिशन है वो सेम, वो जवान तो स्टॉक तो सेम है। वो अफसर वो गलत हो गए, वो 20 किलोमीटर पीछे रहने वाले हो गए, जो करप्शन में स्टीप्ड हो गए, लेकिन जो जवान तो वो सेम है, स्टॉक तो सेम ही है। तो उसने कहा हाँ साहब पैसे तो आप ही देंगे। तो उसने पैसे, तो इस तरह समझ। एक बार हम गए तो हमारे घर में लाइट नहीं थी, वो कहीं थी केबल जल गई थी। तो मेरे को तो इस्लामाबाद से वो जब लाहौर क्रॉस करते हैं तब से वो पीछा करते हैं, लेकिन वो एक लिमिट होती है, जैसे होते हैं ना कि दूसरी सीमा पार हो गई तो अब दूसरी गाड़ी आपके पीछे लग गई, फिर तीसरी लग गई, फिर चौथी लग गई। तो जब तक पहुंचे ये दोनों मोटरसाइकिल वाले थे, घर में आया देखा लाइट ही नहीं है, बाकी सब जगह जगमग हो रही है। तो हमने कहा भाई लाइट, तो वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए। मैं कहा क्या कर रहा है यहाँ? साले ब्रिगेडियर साहब के घर में लाइट नहीं है, तू यहीं खड़ा है। बोला साहब जनाब अभी जाता हूँ, अभी करा कर। वो लेके आया था, लाइनमैन को पकड़ के लाया, उस दिन लाइट नहीं करे। तो मतलब मैं जैसे रिएक्ट करता था तो उनको लगता था। तो वो हमें जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बोलते थे सर आप जब GOC बनेंगे तो हम बड़ा मजा आएगा अगर साला आपसे बात तारुफ हो या आपके इंटरेक्ट करें। तो मैंने डरना क्या यार, हमारी तो है, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ, है ना। तो वो उस तरह का रिएक्शन रहता था। तो उनका बैंड बजा रहा हो, कोई म्यूजिक बजा रहा हो, तो मैं बड़ा उनको जाके तारीफ करता था। वो बोलते थे आज तक पाकिस्तानी अफसर सर एक नहीं आया, आप साला हर उसमें आ जाते हो। क्योंकि उनका GHQ का एक बैंड होता था, जो कि कई जगह जैसे GHQ ISI जनरल लाइट को, हाँ नहीं ISI के नहीं, अपना है पाकिस्तान आर्मी का। तो वो बैंड ऑपरेट करता है, कई जगह होती थी जैसे आर्मी डे सेलिब्रेशन हो या कुछ ऐसा हो, World War II का कोई वो हो, तो उसमें वो बैंड मिलता था हमें। तो हम उनको बिल्कुल जाके उनकी ताली भी बजाते थे। उनको जब ऐसा कोई बैंड हो जिसमें कुछ थोड़ा सा डांस करना हो, डांस भी करे, फोटो भी खिंचाते थे। बोला सर आज तक पाकिस्तानी अफसर तो एक नहीं आया, और आप जहाँ भी हमें देखते हो। मैंने कहा मैं तो एटीट्यूड रह चुका हूँ यार, बैंड से तो मेरा बहुत अच्छा रहता है। तो वो कुछ अच्छे और कुछ खराब, बट ये मेरे को बड़ा क्लियर हो गया कि पाकिस्तान जो है वो आपका हित नहीं चाहता। बिल्कुल। और वो पाकिस्तान को जब तक इस फॉर्म में रहेगा तो आप जो है वो आपकी
हानि ही करता रहेगा, आपके हित में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो इसलिए जब वो हमारे जवानों का सर काट के अगर ले जा रहे हैं, जब वो हमारे जवानों को फायरिंग कर रहे हैं, तो माहिरा खान इधर आके बॉलीवुड में शाहरुख खान के साथ नाच नहीं सकती। तो जो गुलाम अली जो हैं वो यहाँ आके नहीं कर सकते, तब वो वासिम अकरम आके वहाँ पर के आर के वो बॉलिंग कोच या वो उनके कंसल्टेंट नहीं बन सकते। क्या इंडियन आर्मी ने थोड़ी ठेका ले रखा है सरहद पे एक दूसरे को जवाब देने का? इट इज़ अ होल ऑफ नेशन अप्रोच। बिल्कुल। दो देश दुश्मन बनते हैं, आर्मी नहीं दुश्मन बनती। तो जब दो देश दुश्मन बनते हैं तो ये वाघा बॉर्डर भी बंद होगा, ये अमन की आशा भी बंद होगी, ये बॉलीवुड का एक्सचेंज भी बंद होगा, ये ट्रेड और वो भी बंद होगा, और वो प्रोग्रेसिवली बंद हुआ। जो हमारे जत्थे जाते थे, पंजा साहब जाएं या कीरतपुर जाएं, ये सब ISI इनको बोलते ही हैं कि उनका तो काम ही है कि किस तरह हम अपने इसमें कोई सोर्स बना लें, किस तरह हम इनको सड्यूस कर लें। तो ये एक बार पंजा साहब में हमारे पास फ़ोटो आई, जो वो इश्तिहार लगाते थे, लीडर्स मंगाते थे खालिस्तान के, लिबरेशन फोर्स के, कनाडा से, जो उनको स्पीचेस देते थे, सब उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश करते थे। हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया एक बार और हमने रिपोर्ट भेजी यहाँ पर, और फिर वो जत्थे कई साल जाने बंद हुए, क्योंकि वो जब रिपोर्ट पहुँची होगी NSA के पास, उनको भी समझ में आया कि ये रेडिकलाइज होते हैं इस तरह के लोग। तो जितना कम तारुफ हो, टमाटर की गाड़ी आ रही है, नीचे ड्रग्स आ रहे हैं, नीचे वेपन्स आ रहे हैं, फुल बॉडी स्कैनर भी नहीं है हमारे पास, बागा में भी नहीं है अभी, और आप बोलोगे अमन आशा यहाँ भी चेंज करो, यहाँ भी एक्सचेंज करो, वहाँ भी एक्सचेंज करो, क्यों? नहीं ज़रूरत है। तो ये सब जो है, अब ये जो स्ट्रॉन्ग अप्रोच है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, खून और ट्रेड, वार्तालाप और टेररिज्म, ये सब नहीं साथ बहेगा, ये बिल्कुल सही अप्रोच है। लेकिन हमें इससे भी एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आपको तोड़ने की पूरी फिराक में है, चाहे वो बांग्ला सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तोड़ना हो, चाहे वो नेपाल के थ्रू आपको तोड़ने की कोशिश करे, चाहे वो वेस्ट बंगाल के थ्रू आपको तोड़ने शुरू करे, चाहे वो केरला से केरला फाइल्स के थ्रू आपको तोड़ने की कोशिश करे। इससे हमें हमेशा सजग रहना है। ये मेरे क्या अंतर दिखा सर भारतीय सेना के ऑफिसर्स में और पाकिस्तानी, जैसे आपने बताया कि ऑफिसर्स का बहुत अंतर है, और कमिंग टू सर मैं कहूँगा कि आसिम मुनीर जो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड वो हो गए हैं कि वो पीस नोबेल के लिए, नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट करते हैं ट्रम्प को, फिर बोलते हैं कि हम इजराइल ईरान और इसके वॉर में भी हम शांति दूत की भूमिका निभाएंगे, फिर मैं फील्ड मार्शल भी बन जाऊंगा, फिर सिंदूर का भी वर्डिक्ट दे देते हैं। आपको पता है कि देखिए ये कियानी डॉक्ट्रिन है जिसकी अमल हो रही है आजकल, और कियानी जब चीफ थे तो उन्होंने ये डॉक्ट्रिन निकाला था कि क्योंकि उससे पहले मुशर्रफ थे, और उन्होंने देखा कि जैसे ही मुशर्रफ यूनिफॉर्म से हटे तो उनके ऊपर हमले होने भी शुरू हुए, उनके ऊपर कोर्ट केसेस भी शुरू हुए, फिर उनको बोला कि आप भाग जाओ नहीं तो यहाँ पर मार दिए जाओगे, और उनको एक सेफ पैसेज दे दिया गया, वो जो आप इमरान खान को दिया, जो नवाज शरीफ को भी दिया गया था। तो वो कैनी डॉक्ट्रिन ये था कि आप विदाउट अकाउंटेबिलिटी, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर द किंग मेकर, यू आर नॉट द किंग, डू नॉट बिकम द किंग बट पुल द स्ट्रिंग्स। तो आप सूत्रधार हैं, आप खेलते हैं, लेकिन आप सामने नहीं दिखते, है ना, आप दिखते नहीं हैं, आप इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। तो वो अब ये आसिम मुनीर जो है इसमें बिल्कुल अव्वल नंबर पे है। क्यों है अव्वल नंबर पे? अगर आप देखें कि एक तो वो जो जिस परिवार में पैदा हुआ, इनकी रूट्स भी तो जालंधर में ही थी। यस सर। जालंधर से वो उधर गए, इनके फादर जो थे टीचर थे, फिर वो मदरसे में भी पढ़ाते थे, फिर मौलवी भी बन गए, तो वो थोड़ा सा रिलीजियस कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से वो आए। फिर उन्होंने पढ़ाई जो की वो लोकल स्कूल्स में करी, और उसकी वजह से वो जो इनकी प्रीमियर एकेडमी है अबोटाबाद नहीं जा पाए, वो पब्बी में वो जो OTS है उनका, वो उधर से पास आउट हुए, लेकिन उधर सोर्ड ऑफ ऑनर है, फर्स्ट पास आउट हुए। तो और उसके बाद फिर उन्होंने जब वो DA थे तो वो हाफिज़ की डिग्री, मतलब उन्होंने अपना मेमोराइज की कुरान, तो थोड़ा सा रिलीजियस जो डॉगमेटिक बेंट ऑफ माइंड था वो वैसा था। फिर जो वर्ल्ड व्यू जो इम्प्रूव हुआ, वो मलेशिया में 1 साल रहे, जापान में 1 साल का कोर्स किया, तो एक वर्ल्ड व्यू भी थोड़ा सा बना। तो उन्होंने जो, अगर आप इंडिविजुअली देखें, अगर वो इंडियन आर्मी में भी होते तो शायद इस काइंड ऑफ प्रोफाइल से वो जनरल यहाँ भी बन जाते, लेकिन सोच
बिल्कुल अलहदा होती है। वहाँ की सोच ये होती है, मेरे से पूछते थे लोग कि सर आप लोग, आपका घर कहाँ है? मैंने कहा यार एक छोटा सा घर लिया है मैंने द्वारका सेक्टर 21 में। उन्होंने नहीं, द्वारका तो छोड़ो, यूके में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया मैंने में। कहा इंडियन आर्मी के जनरल के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कहीं बाहर घर ले, क्योंकि इनकी सोच ही वैसी है। 100 एकड़ उनको जमीन मिलती है, घर मिलते हैं, हर रैंक पे उनका वो जो घर का साइज और नंबर ऑफ हाउसेस इंक्रीजेस विद इन दी डीएचए। वो तो पूरी इंडस्ट्री चला रहे हैं ना, जो डिफेंस हाउसिंग एजेंसी है, जो डीएचए है, ये तो जो 30 किलोमीटर का इलाका है, जो पूरा सी फ्रंट का जो इलाका है कराची में, वो 5 कोर कमांडर, 5 कोर कमांडर, जो कराची का कोर कमांडर है वो कंट्रोल करता है। जो प्रोटेक्शन है, जो दाऊद इब्राहिम के प्रोटेक्शन देते हैं, वो कोर कमांडर देता है। तो ये जो आर्मी है, द बिगेस्ट बुली, द बिगेस्ट करप्ट थिंग एंड बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट आप बोलो तो वो ये है। 300 करोड़ का इनका, 300 लाख करोड़ का इनका वो है डेट, जो डेट है उनका, उसमें से 300 करोड़ में से 100 करोड़ तो ये खा जाता है आर्मी। वो आर्मी क्या, आर्मी तो वो जवानों के बाद तो शायद कम ही जाएगा, क्योंकि सभी को डोल में आ रहा है। जाएगा कहाँ? इनके कॉफर्स में। जहाँ कहाँ जाएगा? वो शेल कंपनीज में जाएगा, बेनामी अकाउंट्स में, सब जाके वो अब्रॉड चला जाएगा। अब बोलते तो आसिम मुनीर को पासपोर्ट, उसके पेरेंट, उसके पूरी फैमिली को पासपोर्ट मिल गए हैं और उनको सिटीजनशिप भी देने को तैयार है, तभी तो ट्रंप को ऐसे उठा रहा, बिल्कुल नतमस्तक हो रखा है। क्यों? बिकॉज ही नोज दैट ही कैन नॉट सर्वाइव in Pakistan. The minute he leaves this field marshalship, which is for life in any case, but the chief also. The minute he is there, though his ultimate aim seems to be a chief martial law administrator kind of a presidential role. That's what people say, that he is wanting to become that. But the fact is कि जैसे यूनिफॉर्म नहीं उतारेगा, उसके लिए उसने फील्ड मार्शल अपने आप को फॉर लाइफ बना लिया है। तो वो बड़ा शातिर है, और वो अब वो जो है वो चाहता है, क्योंकि उसको अब जो घात मिली है, वो घात सबसे बड़ी घात है इंडस वाटर ट्रीटी। इसने जो है, आप ये यकीन करो, कितना मेरे को नहीं पता, बट 25 गीगावाट से ज़्यादा नहीं होगी इनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। हम 500 के पास पहुंचने वाले हैं। ये अभी 25 से 35-40 पे ही है, और 90% तो इनके ट्रांसमिशन लॉस होते हैं। जब मैं इस्लामाबाद में था तो वो वहाँ पर 8 घंटे तो ऑफिशियल बिजली जाती थी, 24 घंटे में 2-2 घंटे इन दी डे तो कट्स लगते थे सर, कट्स लगते थे। और हम किस साल की बात कर रहे हैं सर? मैं 15, 16, 17 की बात कर रहा हूँ। 15, तो 16 वो अब तो बोल, और इस्लामाबाद इज नॉट पाकिस्तान, दे से द एक्चुअल पाकिस्तान इज स्टार्ट्स 25 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद। सर, तो इनकी जो कॉटन इंडस्ट्री है, इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इनकी जो और जो इंडस्ट्रीज है, सब बर्बाद क्यों हुई हैं? देयर इज नो पावर जनरेशन। और इन्होंने कोई कैपेसिटीज, सर्ज कैपेसिटीज भी होती है कि भाई जैसे हम करते हैं कि सिंदूर में सर्ज कैपेसिटी अपनी करनी है, या जब हमारे चीफ बोलते हैं कि ऑफ सिंदूर इज कंटिन्यूइंग, इट इज नॉट कंटिन्यूइंग इन द काइनेटिक फॉर्म, इट इज कंटिन्यूइंग इन द कैपेबिलिटी फॉर्म। We are all that areas where we found that there is need to be, you need to modernize, you need to scale up, you need to upgrade, you need to get it from outside or make it in your own countries. So that activity is going on. sir. And that a big factor of that negative factor is the ongoing war, because that is pulling the country down from 7.2, 7.4 GDP, हम 6.9 पे तो आ ही गए हैं। तो वो हर चीज़ अब जब महंगी होने लगेंगी, आपको अपनी जितने रिसोर्सेज हैं इस तरफ इनकी देखभाल करने में, कि लोग मरे ना, पॉवर्टी एलिवेशन ना हो, किसानों का देखभाल करना है, फर्टिलाइजर लाने, मॉडर्नाइजेशन पे थोड़ा तो मार आएगी ना, लेकिन इन पे तो ज़्यादा मार आएगी। इनका तो 5 जून को अभी बजट आना है, और वो अभी से रो रहे हैं। आपने देखा ना, वो आपने टीवी देखा होगा कि वो बकरे तो थे, बकरे खरीदने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पैसे ही नहीं है। 40,000 50,000 का एक बकरा मिल रहा है, तनख्वाह उनकी 20,000, कौन क्या खरीद लेगा? वो जो छोटा था बकरा वो 40,000 का।
खरीदने के लिए कोई नहीं। तो सर आवाम का क्या फील है? भाई आवाम को खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन आवाम खड़ी हुई थी एक बार, आपने देखा था मई में खड़ी हुई Yes, थी sir. 2023 में, जब उन्होंने जब वो पूरा मूव हुआ था लाहौर के फोर कोर में हमला किया था, घर में घुस के चीजें लेके भागे थे, कोई बत्तख लेके भाग गया, कोई ट्रे लेके भाग गया ना, वो तब वहाँ हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान जेल में, फर्स्ट रंग और सेकंड रंग और पीटीआई की जो लीडरशिप थी उसको बिल्कुल नस्ता नाबूद कर दिया फौज ने, और जितने भी ये थे जो पकड़े गए थे उस टाइम उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो अब वो आवाम जो है बहुत डरी हुई है सर। लेकिन आएगा, ये आएगा पंजाब से नहीं आएगा, ये आएगा बलूचिस्तान से, ये आएगा पख्तूनख्वा से। 70% ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री एज अभी भी सर। उनके कोई पाकिस्तानी फ्लैग नहीं लगा रहा उधर। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान will hold their tribal loyalties much above the identity known as पाकिस्तान। तो वो वहाँ जो है ना कि खून का बदला खून और इज्जत और ऑनर सर ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि पर्सनालिटी में वो बहुत मायने रखती हैं, ट्राइबल लॉयल्टीज़ बहुत मायने रखती हैं, और वो अलाइनमेंट उनकी वैसे ही अफ़गानिस्तान के साथ उस तरफ से जा रहा है। तो अब हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि अफ़गानिस्तान में उसको स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिले। अब अफ़गानिस्तान की स्ट्रैटेजिक डेप्थ हो गई है एक तरह से पाकिस्तान, वो भी जो बॉर्डर पंजाब के है। आप देखो जिस तरह की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस दूसरी बार उसमें और वो जाफर एक्सप्रेस में एसेंशियली वही ट्रैवल करते हैं जो कि छुट्टी पे आगे सोल्जर्स ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं तो और तो कोई उसमें आता ही नहीं इस तरफ को, मेनलैंड की तरफ। और जाना भी होगा तो वो सिंध की तरफ जाता है, क्योंकि जो स्मगलिंग जो ईरान बॉर्डर पे होती थी पहले, चाहे वो तेल की हो चाहे और कोई आइटम्स की हो, वो कराची की तरफ जाती थी, इधर नहीं आती थी। इधर कराची से फिर जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है। तो मैं आपने एक सवाल बहुत अच्छा पूछा था कि क्या फ़र्क क्या है, क्योंकि स्टॉक तो सेम है। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक आपने मानिक शाह साहब का सुना था, जब वो 71 वॉर के बाद वो पीडब्ल्यू से मिलने गए थे और उन्होंने जो हेड जो जेसीओ साहब थे सुल्तान विजय साहब को बोला था कि मैं आपके दिखाइए लंगर में लेके चलिए कैसा खाना खाते हैं और मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। और खाना खाने के बाद उन्होंने बोला था कि मेरे को लेके चलिए जहाँ आपकी लैट्रीन है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे जाते हैं। तो उसने सूबेदार मेजर साहब ने बोला था कि साहब अगर आपके जैसे अफसर हमारे होते तो आज ये हमारी हालत नहीं होती, हम यहाँ 93,000 यहाँ पर नहीं होते प्रिजनर ऑफ वॉर। भारत को बहुत कष्ट होता इस युद्ध में। दूसरी मैं आपको बताता हूँ, अब अपने पे लेके आता हूँ। जब मैं पलटन में आया 2001 में कमांड करने, तो मैं अगर आप मेरा वो कैरियर देखेंगे तो मैं 91-92 में IMA चला गया था और उसके बाद कप्तान में गया था और कमांड करने ही आया। बीच में जो 10-12 साल ये जो थे कि IMA से ही मैं इम्ट्राड चला गया, इम्ट्राड से मैं स्टाफ कॉलेज चला गया, स्टाफ कॉलेज से RR चला गया, RR से MO आ गया, MO से एजुटेंट IMA चला गया और एजुटेंट IMA से 6 गुमा हो गया। तो 12 साल होते थे, शादी नई हुई थी और वो CO की वाइफ बन के आ गई थी। और हमने जब टेक ओवर किया तो सदर्न एक्सिस अमरनाथ यात्रा की 70 ब्रिगेड के हम पार्ट थे, तो उसकी सिक्योरिटी 70 ब्रिगेड को दी गई थी। लद्दाख से नीचे आई थी तब वो ये फॉर्मेशन। तो शेषनाग में बटालियन हेडक्वार्टर होता था। शेषनाग अगर आपने ट्रैवल किया हो तो वो शेषनाग जब आप पहलगाम से चढ़ते हैं तो आगे वो पिस्सू टॉप आता है, पिस्सू टॉप के बाद फिर शेषनाग में यहाँ लेक है, उसके बाद महागणेश पास आता है, फिर पंचतरनी के लिए नीचे उतरते हैं और फिर आप वापस केव की तरफ बढ़ते हैं। तो शेषनाग है हाई एल्टीट्यूड में था और वहाँ मेरे को लगा कि जब मैं गया पहले दिन 1-2 दिन टेक ओवर करने के बाद मैंने कहा कि केव चलते हैं, केव चलेंगे। तो 26 करीब किलोमीटर था वो रास्ता। तो जैसे ही मैं टेंट से निकला तो मैंने देखा कि एक घोड़ा खड़ा है और बाकी QRT तैयार है। तो मैं कहा ये घोड़ा किसके लिए? बोला सर आपके लिए। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों? बोला नहीं आप चल नहीं पाएंगे ना। मैंने कहा अच्छा मैं उतना चलूँगा जितने मेरे जवान चलेंगे।
और ये घोड़ा तभी इस्तेमाल होगा किसी अफसर के लिए जब उसको गोली लगे, तो उसकी बॉडी डालो इसमें और लेके जाओ वापस। मैं कहा आज से मैंने घोड़ा दोबारा इस तरह देख लिया, अफसर जो करेगा वही जवान करेगा, जो जवान करेगा वही अफसर करेगा। तो ये जो जज्बा है, ये जो रुतबा है, ये इंडियन आर्मी में ही है, ये जो कनेक्ट है, ये जो बॉन्डिंग है। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरी क्यूआरटी जो है इतनी, मेरे को उसमें भरोसा नहीं हुआ, तो मैंने सूबेदार मेजर साहब को बोला कि साहब मैं ना इनका इंडिविजुअली इंटरव्यू करूँगा अपने टेंट में। जब मैं एक बार दर्शन करके आ गया तो, और जब ये इंटरव्यू में आएंगे तो ये टेंट के इस तरफ होंगे और इंटरव्यू के बाद ये टेंट के उस तरफ खड़े हो जाएंगे, आपस में कोई इनका इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए कि सीओ साहब से क्या बात हो। तो जब ये एक एक करके टेंट में आए, तो जैसे हम और आप बैठे हैं, तो मैं जैसे बैठा हूँ मैं बोला हाँ सिपाही भूप सिंह बैठो। तो बैठो बोलना ही सीओ साहब का जवान के लिए अपने ऑफिस के टेंट में बैठाना ही वो थोड़ा सा डिसोरिएंट हो जाता है और लगता है कि ये क्या हो गया। बैठते ही नॉमिनल रोल मेरे पास है, उसकी आंख में आंख डाली और बोला क्या तुम मेरे लिए अपनी जान देगा। उन फर्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम अपने सीओ साहब के लिए अपनी जान देगा। अगर कोई तो होता मसल मेमोरी, क्योंकि वो तो सिपाही भूप सिंह है, हाँ साहब मैं आपके लिए अपनी जान दूंगा। कोई होता है साहब क्या पूछा साहब, सोच थोड़ा सोचा कि यार ये क्या पूछ रहा है। कोई बोलेगा जो और समझदार है, क्योंकि मम्मी पापा फौज हो गई, हमारे माताजी पिताजी वाली नहीं, अब तो मम्मी पापा है ना, तभी सोशल उसमें मॉम डैड। तो वो बोलेगा साहब मेरी तो अभी शादी नहीं हुई साहब, मेरी मम्मी पापा को देखने के लिए कोई नहीं होगा साहब। तो इस तरह के 3-4 ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्सेज मिले। तो जो तो सिपाही भूप सिंह था, हाँ साहब मैं आपके लिए जान दूंगा, तो मैंने टिक कर लिया। जो नहीं, जो थोड़ा सा घबरा गए या जिन्होंने इस तरह का, वो सूबेदार मेजर साहब को बोला साहब इनको वापस भेज दो, छुट्टी भेज दो सबको, और जब वापस आएंगे तो ये मेरे को चाहिए और इसके लिए नए लड़के चुनो, और इनको विद रिस्पेक्ट कि वो दूसरे लोग आ गए, आप अपनी अपनी कंपनी में जाओ। सीओ साहब ने बोला वेल डन, तो करके उनको भेज दो। तो ये जज्बा जो मैं तो एज सीओ, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि तुम मेरे लिए जान दो, क्योंकि अगर वो जान देंगे तो मैं भी जान दूंगा तुम्हारे लिए, ये जज्बा वहाँ लैकिंग है। लेकिन क्योंकि मैं आरआर में कंपनी कमांडर था और मेरे को पता आरआर में फौज थोड़ी सी डिफरेंट थी उस टाइम, इनिशियल डेज थे, अब तो फिर भी रेजिमेंटेशन हो गई है। तो मैं अपना AK-47 लेके चलता था। हम उसके बाद या अमरनाथ यात्रा के बाद हम शूपियाँ पुलवामा में आ गए थे सिदाऊ करके, और पीर पंजाल के 18 पासेज हमारे अंडर थे, तो खूब जाना पड़ता था इधर से उधर। तो मैं AK-47 हाथ में लेके चलता था, और जो मेरा QRT का जेसीओ था सूबेदार बच्ची सिंह, वो बोलता था सर ये ना हमें अच्छा नहीं लगता कि आप AK-47 लेके चलते हैं सीओ साहब, और दूसरे जवान मजाक उड़ाते हैं यार तुम अच्छी QRT हो, तो सीओ साहब को अपना हथियार लेके लेना होता है। मैं उसको बोलता था साहब आपके अगेंस्ट कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ना आरआर में सीख लिया है, क्योंकि जब पहली बार फायर हुआ था सब कोई पेड़ के पीछे भाग गया, कोई पत्थर के पीछे छुप गया, और मैं ऐसे झुका हुआ हूँ, मैं बोलूँ मेरे पास हथियार नहीं था, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि मैं खान हूँ, तो वो गोली कोई नहीं देखती कौन खान है, वो हथियार आपके पास है नहीं। तो मैं कहा साहब मैं तो वहाँ का सीखा हुआ हूँ, और जब तक मेरे को भरोसा नहीं होगा कि आप मेरी जान की रक्षा करेंगे, मैं अपना हथियार लेके चलूँगा। और फिर वो हुआ, 1-1.5 साल हो गया था, हम जा रहे थे कोंग वतन नहीं, हीरपुर से दुबजान की तरफ और ऊपर अलियाबाद सराय की तरफ, और दूर से फायरिंग आई और मैंने इनका रिएक्शन देखा। 4 तो मेरे ऊपर कूद गए, 6 ने आउटर कॉर्डन बना दिया, बाकी किधर से फायर आ रहा है उस तरफ फायर किया। और मैंने बच्ची साहब को बोला साहब आज से मेरी ज़िंदगी आपके हवाले है, आज से मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं एक खाली डंडा पकड़ के चलूँगा। और उसकी आंख में खुशी देखने की वाली थी कि हाँ साहब। और उसके बाद मैं बस डंडा पकड़ के चलता था, चाहे कहीं शूपिया वेरी डिस्टर्ब एरिया दैट टाइम, लेकिन आपकी हैंड होल्डिंग भी होती थी। GOC साहब ये जनरल VK सिंह साहब थे जो बाद में बने। लेकिन हमने मारे खाली 4 टेररिस्ट अपने टाइम में 1 साल, क्योंकि हमने सियाचिन के लिए जाना था उसके बाद, तो 4 टेररिस्ट मारे, उसमें 2 तो 10 पैरा के साथ मारे थे और 2 हमने खाली हमारा, वो भी ऑर्डिनेंस ऑफिसर जो अटैचमेंट पे था, लेफ्टिनेंट रे, उसने मारा था उधर बुद्दिल पीर पास के नीचे। तो
इंटरव्यू होता है वीके सिंह साहब का और फिर कोर कमांडर साहब का। कोर कमांडर साहब थे निर्भय शर्मा था, सर सर तो उधर हमारे कर्नल उधर Yes, sir. हाँ, तो हमको बुलाया गया। तो आए थे, बोलते ओके अरविंद व्हाट डू यू फील यू हैव डन। मैं कहा सर आई एम सॉरी बट वी डिडंट किल टू मेनी टेररिस्ट। पूरा उन्होंने ये बोला कि ये दैट इज़ नॉट द इंटेंशन। तुमने अपनी जवाबदारी इलाके में एक भी नेगेटिव इंसिडेंट नहीं होने दिया, और मेरे पास 2 बार सिविलियन डेलीगेशन आ गई है बलपुरा से, और उन्होंने ये बोला कि ये इस पलटन को यहाँ से मत जाने दो, क्योंकि उनको पता चल गया ये जाने वाले हैं। तो मैंने उनको ये बोला कि ये और अच्छे काम के लिए इनको जाना है, इनको तो जाना ही होगा, लेकिन डेलीगेशन आके और बोलते हमारे पास फीडबैक आता है। तो वो किल गेम नहीं है यहाँ पर, और वो किल गेम नहीं है भी। जबकि मैं यही जब सुनता था, पाकिस्तान में एक बार मैं लेक्चर अटेंड कर रहा था इनकॉग्निटो, वो गलती से इनवाइट आ गया, मैं चला गया, तो उधर एक जनरल साहब वो बैशिंग कर रहे थे कि कश्मीर में इतने वो इंडियन आर्मी ये करती है, इतने मारते हैं, इतने वो मारते। मैं उनको पकड़ लिया, साइड में ले गया। मैं कहा सर मैं इंडियन आर्मी का ही हूँ, अभी कमांड करके आया हूँ ब्रिगेड भी, और वो तो चलो वो तो मामून में कमांड कर रहा था ब्रिगेड तो मैं, लेकिन एज CO, और मैंने तो सर एक भी नहीं सुना, ये हमारी फितरत में ही नहीं है। तो वो एकदम से सकमका गए कि ये क्या बोल दिया और ये क्या बोलो। नहीं यार वो किताबें हैं। मैंने कहा किताबों में तो बहुत कुछ लिखा होता है, आपके बारे में ज़्यादा लिखा होता है। तो ये सोच में फ़र्क है, ट्रेनिंग में फ़र्क है, जो एक बॉन्ड बनता है जवान और अफसर में, बहुत बड़ा फ़र्क है। नहीं तो सोल्जर्स तो पूरी वर्ल्ड आर्मी की, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी लो एक जैसे ही होते हैं। इट इज़ द लीडर, इट इज़ हाउ दे आर लेड, इट इज़ द बॉन्ड बिटवीन द लीडर एंड द लेड विच डिफरेंशिएट्स द इंडियन आर्मी। दैट्स व्हाट आई वुड। सर अभी आपने ये मूवी देखी होगी धुरंधर, इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं सर? मैंने 4 बार देखी एंड आई कुड रिलेट। मैं कराची नहीं जा पाया सर, बट जिस तरह के मैनरिज्म्स होते हैं, जिस तरह की उन्होंने पिक्चराइजेशन की, जिस तरह वो लियारी टाउनशिप दिखाई, हमने किताबें पढ़ी। आपने लियारी देखा है सर? नहीं, कराची तो जाने नहीं दिया हमें। बट क्या इस तरह का होता था सर? मतलब आपने कभी सुना कि कराची में इस तरह का लियारी भी है? होता है, बुक्स है, लियारी तो अभी भी है सर। और लियारी में जिस तरह ये जो वॉर है, अंडरवर्ल्ड की वॉर, ये चलती है और वो जितना भी बहुत सच्चाई पे आधारित है, क्योंकि वो SP भी था, ये सर, है ना, वो MP भी थे, है ना, उसी टाइप के। वो आपको दिखाया होगा, पार्टी के नाम चाहे अलग हो जाए बट आप उसमें देख सकते हैं जरदारी कौन है, भुट्टो कौन है, नवाज कौन है, वो आप देख सकते हो कि उसमें दाऊद इब्राहिम भी कौन है। वो बात दूसरी है कि वो उसमें दिखाया कि वो ऑलमोस्ट गोइंग टू डाई बट आई एम टोल्ड वेरी मच अलाइव इन दैट 26 क्लिफ्टन रोड DHA। बट द फैक्ट रिमेन्स कि इसमें बहुत सच्चाई थी। और जो ये जो अननोन गनमैन होते हैं, वैसे कई बार पॉडकास्ट में और ऐसे इंटरेक्शन में लोग सवाल पूछते कि सर अननोन गनमैन, तो इसको अननोन ही रहने दो ना, वो अच्छा ही कर रहे हैं ना हमारे लिए। और वो किसको मार रहे हैं? टेररिस्ट को मार रहे हैं, जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। वो क्योंकि एक होता है जो रिबेल होता है, एक होता है जो अपने देश के लिए लड़ रहा होता है। ये तो टेररिज्म फैला रहे हैं। नहीं तो आप पहलगाम में उसके रिलीजन पे बेस करके तो नहीं उनको मार सकते ना। आप फौज की टुकड़ी पे अटैक करो, माना जाता है कि आप उसको वो करना चाहते हैं। आप पुलिस के ऊपर हमला करो, आप कॉन्वॉय के ऊपर हमला करो। फिर इसीलिए जो पहलगाम है और उससे पहले पुलवामा है, इसमें फ़र्क है। दे हैव गॉन। और तभी ये है सोच कि आप खून और पानी नहीं, और आप अगर वो करेंगे तो हम घुस के मारेंगे और मारते रहेंगे। ये सोच में फ़र्क है। यही सोच जो है पॉलिटिकल लेवल पे चेंज हुआ है, और यही आप योगी के स्पीच में देखते हैं। बिल्कुल सर, है ना, वो सोच में फ़र्क है कि हम नहीं आपको छेड़ेंगे, लेकिन अगर आप हमको छेड़ोगे तो हम आपकी 7 पुश्तों को भी याद दिलाएंगे। तो वो सोच बदली है, बदलती रहनी चाहिए। ऑल एंड इंडिया इज गोइंग दी सेंचुरी and the future is on India because we are based or founded on truth, on ahimsa, on immersive kind of a progress, on growth, which is as part of a strategic partnership, not in isolation, not at the cost of the other. हमारा तो वो वसुधैव कुटुंबकम वाला रहा है सर। वसुधैव कुटुंबकम, है ना। The world is one family and yes, we are all going to live together. So that is the thing, and I think we are on the right line. And फौज ने हमको सब कुछ दिया है, आपको भी हमको भी।
तो उसमें फिर NFU नहीं मिला, या अग्निवीर की वो परसेंटेज खराब है, या वो डिसेबिलिटी पेंशन, ठीक है, ये हैं पॉइंट्स, ये इरिटेंट्स हैं, बट आपकी सोच जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, देश के लिए होनी चाहिए। यही मेरा एक संदेश है। बाकी क्रिविंग इज आवर बर्थ राइट, सबको अपना अपना बढ़ात निकालने का कोई ना कोई जरिया होना चाहिए, और फौज से ज़्यादा बढ़ात निकालने के लिए है, और क्या है। बट वही है ना कि घर में आपको बीवी से डांट पिटे या लड़ाई हो, जैसे कुछ अनबन हो घर में, जैसे आप बाहर निकलते हो जैन साहब बोलता है और आप बोलते हैं यस, है ना, आपका मोराल रिस्टोर हो जाता है। तो विद इन द हाउस आप लड़ें भी, आप डिस्कस भी करें, आप थोड़ा बैड भी फील करें, बट एप्पल को ऑरेंजेस में मत वो करें। सर सॉरी, विल गो बैक ए लिटिल। आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर सर, आपका सियाचिन ग्लेशियर वाला सर, वो छूट गया। सो सियाचिन ऑफ कोर्स वी ऑल नो सर, सबसे टफ टेरेन्स में से है, और वहाँ तो डिप्लॉयड होना ही बहुत चैलेंजिंग है। बट आई बिलीव आपने वहाँ पे कमांड की है सर, सो विच इज़ इवन मोर चैलेंजिंग, बिंग रिस्पॉन्सिबल इतने सारे लोगों के लिए, पूरी यूनिट के लिए। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? सियाचिन टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव ना, एक तो जो आपके ऑडियंस है उनको बताने के लिए, जो सियाचिन ग्लेशियर पर से है सर, वो जो साल्तोरो रिज के ईस्ट में है। वो ग्लेशियर इंदिरा वो जो इंदिरा कॉल है वहाँ से नीचे काराकोरम रेंज से नीचे बहता है, और वो स्नाउट जो उसका है वो जहाँ हमारा सियाचिन बेस कैंप है, जहाँ से फिर वो नुब्रा रिवर निकलती है, और वो पनामिक के आसपास जाके पनामिक, नुब्रा और श्योक मिल जाती है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख की तरफ से आती है, और फिर वो बाद में आगे जाके वो श्योक रिवर बन के वो बाद में जाके इंडस रिवर से मिलती है। तो सियाचिन जो है वो जो डिप्लॉयमेंट है अभी इंडियन आर्मी की, वो 3 फेजेस में, एक नॉर्दर्न ग्लेशियर बटालियन बोलते हैं, एक सेंट्रल ग्लेशियर और एक सदर्न ग्लेशियर, और फिर श्योक रिवर के इस तरफ वो चोर बाटला और उसका इलाका आ जाता है, और फिर कारगिल का इलाका आ जाता है। तो ये तो जोग्राफिकल अगर वो देखें तो जो नॉर्दर्न बटालियन है, जो ये नॉर्दर्न ग्लेशियर जो NG बटालियन बोलते हैं, वो एसेंशली साल्तोरो रिज पे है, और वो उनके राइट में जो है वो पूरा नीचे ग्लेशियर बहता है। तो वो अशोक यूकट और वो जो पूरे इलाके बाना पोस्ट और वो सब, वो हाँ नॉर्दर्न ग्लेशियर है। और उसका जो है जो बटालियन क्वार्टर है वो आगे कुमार बेस, जो FLB फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस, उसको कुमार बेस बोलते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, वो जो ग्लेशियर के ऊपर ही है। जो सदर्न सेंट्रल ग्लेशियर है उसका जो CO है वो बेस कैंप में, सियाचिन बेस कैंप में रहता है, और क्योंकि उसके जो है वो जो स्मॉल ग्लेशियर जो फीड करते हैं सियाचिन ग्लेशियर को या नुब्रा नदी को, वो उस पर डिप्लॉयड है। तो ग्योंगला ग्लेशियर हो गया, दर्शक पोस्ट हो गई, 4 जो पोस्ट हैं उसकी नाम नहीं लेते हैं, तो वो उस पे डिप्लॉयमेंट होती है। लेकिन उन चारों की जो इंडक्शंस है वो बहुत डिफ़िकल्ट, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और बहुत स्टीप हैं और अलग अलग हैं। तो इसको कमांड करने के लिए एक अलग से चैलेंज होता है, क्योंकि आप पूरी पलटन आपकी 4 डिस्टिंक्ट जगहों पे बटी हुई है, और हर का एक चैलेंज अलग सा होता है। तो मेरे को ये पता था, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट किया था SD ब्रांच में कि सियाचिन में हमारी पलटन भेजें। सियाचिन का टेन्योर नहीं हुआ था, और आई वांटेड टू कमांड इन सियाचिन। तो हम सेंट्रल ग्लेशियर पे थे, लेकिन जब हम इससे 1 साल पहले जो पुलवामा शूपिया में थे, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी थी ग्लेशियर के लिए, क्योंकि CO का वही रोल होता है कि वो फॉरवर्ड प्लानिंग करे। तो उससे जैसे, और जब हम सियाचिन पहुँचे और पलटन दिल्ली जा रही थी, तो मैंने दिल्ली की प्लानिंग शुरू कर दी थी कि आप सेंटर में जा रहे हैं। तो मेरी सोच से दिल्ली पहुंच गया था मैं अपनी सोच से। तो सियाचिन तो वो मैं तैयारी कर ली थी, और हमने ये सोचा था कि भाई जब ग्लेशियर जब हम जाएंगे तो जितने लोग गए हैं उतने वापस आएंगे, कोई हम वहाँ पर किसी को छोड़ के नहीं आएंगे। दैट वाज अ रिजॉल्व विच आई हैड केप्ट इन माय माइंड, एंड हमने उसी हिसाब से तैयारी की। अब तैयारी की मैं आपको बताता हूँ, मिसाल देता हूँ। किटिंग तो होती है बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट है इंडियन आर्मी को मिलता है। आपका राशन भी बिल्कुल उसी हिसाब से मिलता है, लेकिन कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। चिलब्लेन से बचने के लिए अगर आपके पास ऑयल हो, मसाज ऑयल हो, फ्रॉस्टबाइट से बचने के लिए अगर कोई क्रीम हो जो हिमालय कंपनी बनाती थी,
आपको क्या बोलते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस। क्योंकि सुबह जब कोई इंडक्शन होती है तो वो नोज़ में वो सांस लेने में ही पूरी बर्फ़ के क्रिस्टल बन जाते थे, या जब हम सांस लेते तो सुबह पीटी करते थे तो वो उसमें सांस लेते ही वो मुंह में एकदम से क्रिस्टल्स आ जाते थे। तो उसके लिए कोई ऐसा मास्क नहीं था। फिर आपके पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं था कि आप गर्म पानी भी अपने साथ ले जाएं, और आप कहीं पेट्रोलिंग में जा रहे हैं तो अपने साथ सूप भी ले जाएं अगर आपके पास घर, क्योंकि हाइड्रेट रहना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आपके पास ग्लव्स तो थे, 2 टाइप के ग्लव्स थे, लेकिन वो जो इनर लेयर ताकि जिससे आप हथियार भी चला सकें, या थर्ड लेयर ऑफ ग्लव्स हैं, उस टाइप के नहीं थे। तो मैंने इस तरह की ब्रीफिंग, जब मैं तो लेफ्टिनेंट कर्नल पे जब एडजुटेंट ही था, तो हमने तैयार, क्योंकि पता था कि अगर कमांड करूंगा तो फिर सियाचिन जाएंगे, तो मैंने उसी से तजवीज़ बनानी शुरू कर दी थी कि कैसे पलटन को प्रिपेयर करना है और कैसे उनको इक्विप करना है। तो मेरे को याद है, मैं सीओ जब था तो मोटरसाइकिल मेरे पास कावासाकी बजाज थी, शायद आपने देखा होगा, जब एडजुटेंट था तब भी थी कावासाकी बजाज, सिल्वर ग्रे कलर की। तो उसको लेके मैं चांदनी चौक जाता था, और कहाँ से मैं 600 या 700, क्योंकि रोटेशन वाइज जाते हैं, 600 500 लोग एक बार और 500 लोग एक बार, तो 500 उसमें हो जाता है। तो 500 मैं थर्मस फ्लास्क कहाँ से होलसेल में खरीद सकूँ, मैं 1000-1200 ग्लव्स कहाँ से, चाइनीज़ ग्लव्स आते थे, वो खरीद सकूँ। वो मेरे को याद है कि मैं चांदनी चौक में घूम रहा था मोटरसाइकिल लेकर अकेले, और मैं गया दुकान पे, और होलसेल की दुकान पे, और मैंने पूछा गलियों में, उन्होंने मेरे को दिखाए चाइनीज़ ग्लव्स, और उसने बोला सर 11 रुपये का है। यही लद्दाख की टाउन में 100 रुपये का मिलता था। तो उसने बोला 11 रुपये, तो मैंने कहा मेरे को ना 1000 चाहिए या 1200 चाहिए, आप मेरे को 10 रुपये कर दो तो हिसाब किताब भी ठीक हो जाएगा। बोलता नहीं साहब, 1 रुपया पहले लूँगा, 10 बाद में लूँगा, क्योंकि 1 ही रुपये कमा रहा हूँ मैं इसमें, एक ग्लव में। तो मैंने उससे बोला कि 1200 ग्लव्स आप मेरे को पैक कर दो। उसने 1200 ग्लव्स पैक कर दिए, और इतने बड़े बड़े वो 2 उसने मेरे को थैले दे दिए, और मैं तो मोटरसाइकिल में था। मेरे को याद है कि सीओ 6 घुमाऊँ, 600 ग्लव्स एक लिफाफे में, 600 ग्लव्स एक थैले में, और मोटरसाइकिल में दोनों तरफ यूँ लटका के, और वहाँ चले जा रहा हूँ। और रेड फोर्ट पे की लाल लाइट पे मैं यूँ जा रहा था, बिल्कुल बैलेंसिंग, और वो मेरे को रोका, क्योंकि ये साला कुछ सामान लेके जा रहा है, इससे तो पैसे ही ले लेता हूँ। तो मैंने बोला करना साबू, उन्हें सलूट किया, बोला सर जाओ, मतलब ये। तो मैं बैलेंस इस तरह का, मैंने उस तरह वो तजवीज़ बनी, प्लानिंग बनी, मानना पड़ेगा। हाँ, हम ग्लेशियर में जब जाने थे, तो मैं जब भी किसी अपनी कंपनी को विजिट करता था, सिदाऊ में या शूपिया में, तो मेरा सवाल ये नहीं होता था कि आप टेररिस्ट कितने मार रहे हो, कि कैसे मार रहे हो, वो तो मेरे को पता आप करेंगे, कंपनी कमांडर करेगा, लेकिन आप ग्लेशियर में कौन सी पोस्ट पे हो, उस पोस्ट की मेरे को पूरी डिटेल चाहिए। आपका बडी कौन है, आपका कमांडर कौन है, बेस कैंप से कितने घंटे में आप वहाँ पहुँचोगे, रास्ते में कितनी और पोस्ट आएंगी, वो सब उनको जबानी आंख बंद करके याद हो गया था, नहीं तो उनके मैं पीछे पड़ जाता था। और मेरे को आरआर से ये मैंने देखा हुआ है कि आरआर में ना हमारे एक जनरल कुलकर्णी साहब, जो सियाचिन में उनको शौर्य चक्र मिला, 4 कुमाऊं, वो मेरे सीओ थे। अच्छा। और वो लाइन से जब आरआर में उनको बोला गया था कि ये गड़बड़ होती है, तो वो हर आदमी का छुट्टी से आने से और जाने से ब्रीफिंग करते थे, इंटरव्यू होता था। तो 100 लोग खड़े हुए हैं, 75, और वो हर के सामने ना बिल्कुल पूरी ड्रिल के साथ झक 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 करके ड्रिल, और हाँ बेटा क्या नाम है, वो नाम है, कहाँ जा रहा है, छुट्टी जा रहा हूँ, घर किधर है, तो वो बताएगा मेरा इधर जा रहा हूँ। तो सवाल उनके सेट होते थे। फिर हाँ कितनी छुट्टी जा रहा है साहब, माँ बीमार है, पिताजी बीमार है, ये है वो है, शादी हो गई, हाँ हो गई, कितने बच्चे हैं, ये है। वो 5-6 उनके सेट सवाल थे, और वो फिर आगे चलते थे। और थोड़ा सा कान का कम सुनते थे, क्योंकि वो आरआर 84 में शायद उनके आरएल का ब्लास्ट थे ना, थोड़ा सा हेयरिंग में प्रॉब्लम हुई थी। तो वो क्योंकि सवाल सेट है, तो वो सवाल पूछते, शादी हो गई, चाहे वो बोले नो साहब या यस साहब, वो नेक्स्ट सवाल पूछ लेते थे, बच्चे कितने हैं। तो फिर मैं उनके कान में बोलता था, सर शादी नहीं हुई, नेक्स्ट। तो मैं थोड़ा सा ऐसे, तो वो ड्रिल थी। लेकिन मैंने उनसे ये सीखा कि आप जवान की आंख में आंख डाल के अगर उससे बात करते हैं, और ये भी होता था क्योंकि सब जवान खड़े हैं, सावधान में खड़े हैं, तो वो जब तक वो 10वें पे पहुंचे, वो 50वां साला गिर जाता था कई बार बेहोश होके, क्योंकि पानी नहीं पिया हो, कब से सीएचएम ने खड़ा किया हुआ, फिर एनएसए ने, फिर एसए ने, फिर सूबेदार मेजर, फिर कंपनी कमांडर या कोई एडजुटेंट, उसके बाद वो खड़ा है बेचारा, 3 घंटे से खड़ा ही है, वो गिर जाते थे।
तो मैंने ये सीखा कि भाई इनको इस तरह का सीईओ से इंटरेक्शन होना है। तो जब छुट्टी आने जाने से पहले, क्योंकि मेरा ये भी था कि इनको कोई भी इंडक्शन, अगर डी इंडक्शन होती है, चाहे वो दांत की दर्द से हो, चाहे वो पेट में अल्सर हो जाए या पेट में दर्द हो जाए, तो इनको नहीं आना है नीचे, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट आता है कि आपको एक लॉन्च करना पड़ा सॉर्टी जिसमें आपके जवान को नीचे लाना पड़ा, और या आपका नाखून चला जाए या आपका हाथ उंगली चली जाए चिल ब्लेन में, फ्रॉस्ट बाइट में, तो दुख हमें ही होगा। तो उनको तैयार करना है। तो सबसे पहले क्या है कि उनका दांत चेक करो। तो सब पहले जैसे सीईओ साहब सामने खड़े हुए, उनका काम होता था मुंह खोल कर, वो मैं दांत चेक करता था, वो आरएमओ को साथ रखता था, वो सर थोड़ी सी कैरीज लग रही है, ओके रिपोर्ट टू डेंटल सेक्शन। उधर नर्सिंग असिस्टेंट पहले बीपी लेके मेरे को दिखा रहा होता था कि बीपी तो इसकी कौन सी, हाँ भाई कौन सी पोस्ट पे जाना है, इसकी हाइट नीचे करो, इसको ज़्यादा करो। लंगर में जाके चेक करना, मिर्च कम हो जाए, नमक कम हो जाए, तेल आधा कर दिया, तो वो ताकि खाना भी ऐसा डाइटरी थिंग हो जाए। तो हमने तैयारी ऐसी की, और आप यकीन नहीं करोगे, एक बंदा नीचे नहीं आया। हम विंटर इंडक्शन पढ़ते थे, माय गुडनेस, एक बंदा नीचे नहीं आया। बाद में ये जो आरएन जिसकी मैं एडजुटेंट की बात कर रहा था, चार्ली कंपनी कमांडर थे, चंदन पोस्ट पे थे, बोल रहे सर एक ये जवान है, इसके दांत में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ये पेन किलर खाए जा रहा है, ब्रूफेन खाए जा रहा है, बोला नीचे नहीं जाऊंगा, सीईओ साहब को प्रॉमिस करके आया हूँ कि नीचे नहीं आना। क्योंकि मैंने इनसे ये रिश्ता पैक्ट साइन किया था, क्योंकि जब भी हमारा इंडक्शन शुरू होता था, किसी का रात के 2 बजे, किसी का 2:30 बजे, कितनी दूर पोस्ट है, सुबह होने से पहले अवलांच आए या फायरिंग आए, उससे पहले आप उस पोस्ट पे पहुंच जाए, उसी का इंडक्शन होता। और मैंने इकलौता सीईओ था जो बोलता था हर इंडक्शन में मैं जाऊंगा तुम्हें अलविदा करने। और हनुमान चालीसा पूरी जिप्सी में पूरा लगा हुआ, जो भी इंडक्शन पॉइंट पे पहुंच गए, पूरा विंडो वो खुली हुई, रात का समय है, लाइट ऑन है जिप्सी की, आगे ग्लेशियर दिख रहा है, हनुमान चालीसा पूरे साउंड पे चल रहा है, और सीईओ साहब लास्ट में जप्पी मार रहे हैं, बेटा 3 महीने बाद मिलूंगा, हाँ साहब, वो चले जाते थे। तो उसके बाद जैसे पहली बार गया तो -18 था बाहर, तो अपने जवान को, सहायक को बोल के आया कि बेटा थोड़ा सा गर्म कर लेना, जब वापस आते हैं तो थोड़ी सी ठंड लगती है। तो वापस आया तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे बंकर में वो जो घड़ी थी ना, वो जो ये होती है कैसियो की, वो जो वॉच होती है मैग्नेटिक वो वाली, वो साली काली हो गई थी, उसने +40 कर दिया था। वो भर भर के वो साला इतना ज़्यादा केरोसिन गाड़ी जला के कि वो पूरी ब्लैक हो गई, इतना वो मेल्ट हो गया उसका वो। तो मतलब ऐसे इस तरह के मज़े भी आते। कहाँ तो आपने 6 लेयर कपड़े पहने हुए, वो -18 से +40 में आप अचानक पहुँच जाओ, जैसे आप खिड़की दरवाजा अंदर आओ, तो वो उस तरह के भी चीज़ होते थे। लेकिन एक हमारा नायक भूप सिंह 23 मई को वो उसकी डेथ हुई, और एक हमारी पोस्ट थी वो पूरी एवलांच में आ गई। वो जो आइस हैंग ओवरहैंग होता है, तो वो क्रैक करके कॉर्निस जो था, वो 10 आदमियों की पोस्ट थी, तो 2 टेंट थे, स्नो टेंट, वो एक टेंट को लेके नीचे आ गई। तो एक टेंट में 8 लोग थे, बाकी 2 दूसरे टेंट में थे, तो वो टेंट को लेके आ गए नीचे। उसमें अफसर भी आ गए, जो कैप्टन थिमैया साहब थे, तो वो भी एवलांच में वो जो आई, वो इस तरह लुढ़कते लुढ़कते नीचे आए, तो वो सब भरे हुए थे, मतलब दबे हुए थे, और वो 2 उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। कंपनी कमांडर साहब ने लाल कलर का वो प्राइवेट मंकी कैप पहनी हुई थी, वो साले पेड़ निकल के ऊपर थी और वो बर्फ़ के अंदर थे। तो वो इंडिकेट हो गया कि ये यहाँ वहाँ खोदो, तो वो उनको निकाला। उन्होंने फिर बाकी ऑर्गेनाइज किया, जब तक नायक निकल के बच गए, वो सब बच गए, 7 बज गए। नायक भूप सिंह को जब तक निकाला, वो 20 मिनट तक दबा हुआ था। और वो जबकि मेरा इंस्ट्रक्टर था सियाचिन बैटल स्कूल में, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही अच्छा जवान, बट वो क्या हुआ, डिसोरिएंट होते हैं जब आप ऐसे कलाबाजी करते हुए नीचे आ रहे हैं, और वो बर्फ़ में उसने डिगिंग शुरू की नीचे, लेकिन वो नीचे की तरफ डिगिंग शुरू हो गई। वो उसको पता नहीं चला कि नॉर्थ मतलब ऊपर ओरिएंटेशन डिसोरिएंट हो गया। तो जब तक उसको निकाला, अब फिर मौसम ख़राब, तो वो डेड बॉडी को लेकर वो ऊपर चले गए और उन्होंने बर्फ़ में दफना दिया। और एक कुत्ता था उनके पास, ये गद्दी जो लोकल लद्दाखी डॉग है वो, और जब भी राशन आता था चंदन पे ही ड्रॉप होता था, फिर हेली ड्रॉप, फिर वो लिंक पेट्रोल ले जाते थे राशन के ऊपर, और वो क्योंकि महीने का राशन आ गया या 15 दिन का आ गया, तो वो चिकन को बर्फ़ में दफना देते थे ताकि ख़राब ना हो, तो जब खाना है तो वो कोशिश करता था उसको निकालने की।
क्योंकि चिकन की स्मेल आती थी उसको बर्फ़ में। लेकिन जब ये डेड बॉडी को दबाया, वो उसके ऊपर बैठा रहा 3 दिन। मैं चौथे दिन भेज पाया हेलीकॉप्टर। वो नहीं, वो वहाँ हिला नहीं। खाना भी उसको वहीं बाहर ही दिया, वो टेंट में भी नहीं घुसा, चाहे ब्लिज़र्ड आए चाहे कुछ आए, बिकॉज़ भूप सिंह उसको खाना देता था। तो कुत्ते की भी लॉयल्टी आप देखिए कि उसने बोला कि मैं इसके आखिरी टाइम तक इसके साथ रहूँगा। जब तक वो हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ा, वो लिंक में साथ आया उसकी बॉडी को, फिर हमने गांव में भेजा। तो भी लॉस्ट वन। और फिर हमने यही बोला कि चलो, कालिका माँ ने एक आहुति मांगी थी या एक बलिदान मांगा था, वो हो गया। तो सियाचिन का जो टेन्योर है, वो एक तो आपको पता ही है कि इट इज़ द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। एक दूसरी बात ये भी है कि सियाचिन जो हमारे लिए है और जो पाकिस्तान के लिए, वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो तो सियाचिन में है ही नहीं, वो तो काफ़ी नीचे है। तो उनकी जो पोस्टें भी हैं वो इस तरह की पोस्ट नहीं है जिस तरह की हमारे हैं। और कारगिल के बाद तो हम उसको डेन्यूड भी नहीं करते, जो पहले नफरी कुछ कम कर दो विंटर में, वो अब वो कुछ नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा पेनल्टी है, चाहे मैन हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, बिकॉज आप बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं वहाँ पर अपनी ट्रिप पर। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जो काराकोरम हाईवे है वो भी उससे पास आ रहा है, जो शख्सगाम वैली है वो भी उसके क्या बोलते हैं पास ही है। और दूसरा इधर अगर आप ये ले लें जो खुजरेब पास या काराकोरम पास और एक्साइचिन का इलाका, तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो पूरा स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और पाकिस्तान पे आप भरोसा नहीं कर सकते कि हम पीस कर लें और हम मैप एक्सचेंज कर लें और बोलें कि ये हो, क्योंकि वो आके वहाँ पर बैठने की कोशिश करेगा। तो सियाचिन का बहुत ही अच्छा टेन्योर था। मेरे से लोग बोलते हैं, मेरी भाई स्पेशली बोलती है कि अगर मैं आपको पूरे आपके 37 साल के टेन्योर्स के बारे में पूछूं तो बेस्ट टेन्योर आपका कौन सा था, तो मैं उसको बोलता हूँ आरआर का टेन्योर, जो डोडा मांगे गोडा और शूपियाँ और उसके बियॉन्ड, शूपियाँ नहीं क्या बोलते हैं किश्तवाड़ और नवापाची के इलाके में था। सीखने को तो वहीं मिला, क्योंकि 6 कुमाऊँ तो एक रेजिमेंटेड पलटन है। वहाँ तो अगर कोई एक दिन छुट्टी से लेट आ जाए तो मातम फैल जाता था यूनिट में, क्योंकि इतनी डिसिप्लिन है कि भैया जितने गलत काम फौज में हो सकते हैं वो तो आरआर में ही सीखे ना, और उसको ठीक कैसे करना है। आप सर वो शुरुआत वाले समय पे गए जब आरआर में काफी कुछ वैसा चल रहा था कि सेटल हो रही थी सारी यूनिट्स। तो एक था उसमें मैक का जवान था और छुट्टी गया, और छुट्टी में वाइफ को मार दिया। वाइफ को मारा भी कैसे, ये मुरैना, भिंड मुरैना साइड का था, और उसने वो सो रही थी तो सांप छोड़ दिया, उसको सांप ने डस लिया। तो ऐसा भी होता है। तो वो आया और वहाँ आके वो बोल रहा है, जब उसको कंपनी की तरफ जा रहा था तब तक वो पुलिस से आया था कि प्लीज़ कंफर्म वेदर ही इज़ ऑन छुट्टी, ही वाज ऑन छुट्टी फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड। वो केस थोड़ा सा हो गया था, मतलब तो वो ऐसा एक तहकीकात आई थी क्वेरी, लेकिन उसकी हमने जवाब नहीं दिया था। अभी आरआर की बात कर रहा हूँ। तो वो कंपनी कमांडर वहाँ से रिंग कर रहा है, अहमद कोर का था, वो भी पहली बार आरआर में आया था, कि सर ये तो बोल रहा है कि मेरी को ना आप छुट्टी मत दिखाओ, मेरा पार्ट 2 ऑर्डर मत करना, नहीं तो मैं जेल चला जाऊँगा। तो मैंने कहा क्यों जेल चला जाएगा? बोला सर वो बोल रहा है कि बीबी को सांप ने डसा और मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे को पता था कि ये साले ऐसे नहीं सांप डस लेता बीबी को, वो भी छुट्टी पे गया है और बोल रहा मेरी छुट्टी मत दिखाना, तो कुछ लोचा तो है। तो मैंने कहा कि पार्ट 2 ऑर्डर तो होगा, अब तूने मेरे को बता दिया कि इसका पार्ट 2 ऑर्डर मत करना, तो अब तो कल तो नहीं, मैं आज अभी कराऊंगा क्लर्क को बुला के। तो बोलता है सर, फिर उसने बताया होगा कि नहीं एजुन साहब नहीं मान रहे, वो बोल रहे पार्ट 2 ऑर्डर तो होगा। उसने बोला सर इसको इधर मत भेजना। तो मैंने कहा कि यार, मैंने एसएम को बुलाया, मैंने कहा ये कौन है लड़का, ये है कहाँ? बोलता है सर वो जीओसी आ रहे थे वो दुल्हस्ती प्रोजेक्ट देखने, तो वो गेस्ट हाउस जो है इनका एनएचपीसी वालों का, तो गार्ड नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसको गार्ड में भेजा हुआ है। तो मेरे तो तोते उड़ गए। मैं एजुन, हाँ शाम की जीओसी तो CS बरार, और मैं कहा साहब उसको लेके आओ, वापस लाओ, उसके हथियार लो सबसे पहले। तो एसएम साहब भी थोड़ा सा डर के बोले सर वो अभी तो रोड ओपनिंग रात का टाइम। मैंने कहा रात को कौन साला टेररिस्ट आपको रोड ओपनिंग, 2 गाड़ी लेके जाओ साला, लेके आओ उसको जल्दी, और उससे हथियार अलग करो और कमरे में बंद करो। तो उसको कमरे में हमने बंद कर दिया, हथियार उससे ले लिया, और जो ऐसे था वो मैकेनिक का था, उसको बोला सुबह तू लेके जाएगा इसको पहली बस से, कॉन्वॉय से, और इसको अपने यूनिट में छोड़ के आएगा। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द यूनिट एंड ऐसा उनको ये भी बोले आएगा हमको रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए।
तो रखो इसको। तो ठीक है, तो वो इस तरह के भी केस होते थे, बट वो ये लर्निंग थी। थोड़े दिन बाद में मैं अपना ऑफिस में बैठा हुआ था, ऐसे ही शाम को गेम वेम खेल के आए थे, और वो CHM सब आए थे सामने खड़े हुए, और एक बंदा बोला सर एक बंदा आया है जम्मू से आपसे मिलना चाहता है। मैं कहा किसका है, कौन है? बोलता साहब AMC का हवलदार है कोई, MS जम्मू से आया है। तो मैंने कहा यार भेजो। वो आ गया अंदर, बोलता है साहब आपने ठीक नहीं किया। मैंने कहा क्या ठीक नहीं किया बेटा? बोलता है साहब आपने ना मेरे भाई को जेल करवा दी, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, और मैं मुलायम सिंह यादव मेरे मामा लगते हैं, मेरे को ये लगता है, वो नाम वाम बोलने लगा। मैंने कहा देख, ऐसे वहीं खड़ा था, मैंने कहा ऐसे साहब इसको आधा घंटा दे रहा हूँ, ठीक है, अगर ये आधे घंटे बाद किश्तवाड़ में मिल गया तो इसके 100 टुकड़े करना, इसको बोरी में डालना और चिनाब में फेंक देना, जाने दो पाकिस्तान। तो वो हवलदार तो पागल हो गया, बोला साहब मैं AMC का हवलदार हूँ, आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो? मैंने कहा 29 मिनट। घड़ी थी मेरी ऐसे रखी, मैंने कहा 29 मिनट। फिर बोलता है साहब मैं तो आपको जेल करा दूंगा। मैंने कहा 28 मिनट। 28 मिनट मैं बोला, ही टर्न्ड एंड ही वैमूस्ड एंड आई टोल्ड दी NS ऐसे, कौन उसको मारने वाला है, कौन उसको वो करने वाला है, बट दी फैक्ट इज ही थ्रेटनिंग मी कि आपने उसको जेल करा दी, तो मैं तो मुलायम सिंह का बंदा हूँ। मैं कहा तू तो बच गया, नहीं तो तेरे भी 100 टुकड़े मैं करूँ। तो वो भगा वहाँ से। तो मैंने ऐसे को बोला, मैंने कहा जरा भेजो जरा किसी को कि पता तो करो, यहीं कहीं घूम रहा हो, साला यही पकड़ा जाए, टेररिस्ट मार दे, साला हमारे पर नाम आ जाए। उसने भेजा, बोला बस स्टैंड, किश्तवाड़ बस स्टैंड, वहाँ चौगान में थे हम, तो वहाँ भेजा। तो खबर वबर करके पेट्रोल वापस आई, बोला साहब बस चलने में 1 घंटा था, टैक्सी लेके भाग गया। तो वो RR में सीखा आपने। तो मैं कहा यार RR से अच्छी तो चीज़ ही नहीं हो सकती, बिल्कुल थानेदारी। CO सर पे एक बार फायरिंग की, क्या थ्रेट आ गई जल कुलकर्णी पे कि हमने एक टेररिस्ट की वाइफ को उठा लिया था, वो जहूर करके था, टांडर विलेज थे। तो CO की वो चिनाब में कूद की थी, उसका माथा फट गया। तो वो CO ने बोला यार जल्दी भेज, हेलीकॉप्टर भेज। नहीं भेज सकते थे, बट नर्सिंग शाम हो रही थी, बट नर्सिंग असिस्टेंट था, उसने उसको जिंदा रखा, और सुबह फिर हेलीकॉप्टर उसको जम्मू सिविल हॉस्पिटल ले गया, बच गई वो। लेकिन रात को किश्तवाड़ में शाम को इश्तिहार चल गए कि CO 26 RR को ख़त्म कर देंगे। तो CO बोला यार अब क्या करना है? मैंने कुछ नहीं करना है सर, आपकी QRT डबल करनी है, आप 3 गाड़ियों में चलते थे, आप 5 गाड़ियों में चलोगे। और हमने ये बोल दिया जहाँ CO काउंटर इश्तिहार लगा दिए, CO 26 RR पे जहाँ से फायरिंग आएगी उस इलाके के 200 मीटर को हम विल रेज टू द ग्राउंड, स्कॉच्ड अर्थ। और हमने जगह जगह वो इश्तिहार लगा दिए, और जितने भी पोल थे वहाँ से जाते थे ये दुलस्ती की तरफ, उन पोल पे CO ने बोला नेशनल फ्लैग लगाओ, और उसमें लिख दो कि कोई नेशनल फ्लैग नीचे उतर गया तो उसके आसपास जो घर हैं वो उड़ा दिए जाए। तो हमने काउंटर किया, डर की दहशत में आ गए सब, कुछ नहीं हुआ। बट दी फैक्ट इज कि उस समय ये टाइम जब मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरत वैसी थी सर, एक ट्रांजिशन फेज था, इलेक्शंस करवाने थे बड़े समय बाद, जम्मू में JNK में इलेक्शंस होने थे, तो बहुत वो सीखने को मिला RR में, और कैसे ये जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरह कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस के द्वारा जो बना, उससे ही तो ये मिलिटेंसी और टेररिज्म खत्म हुआ। RR नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाता। यस यस, दैट परमानेंसी केम इन दैट ग्रेड, CI ग्रेड, बिकॉज ऑफ द RR। चलो गुड सर, थैंक यू सो मच सर, रियली एंजॉयड। आपसे इतनी देर बातें करते हुए हमें पता ही नहीं चला सर, कई सारे घंटे निकल गए हैं ऐसे। बट रियली एंजॉयड सर, and thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Continue the good work, and I'm sure we'll meet again. We'll keep meeting, and of course, you are now part of the same little. So, thank you, sir. Thank you, Jain, sir. Thank you. Jai.